अगर हम सेमीकंडक्टर की बात करें, सेमीकंडक्टर में टोटल पॉजिटिव चार्ज 2 एटम जो है कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। 2 टाइप के कैरियर्स, नॉट कैरियर, एक कैरियर होता है और एक मोबाइल होता है, मतलब मोबाइल नहीं है, ठीक है, बट उसका चार्ज है। तो टोटल पॉजिटिव चार्ज किस किस कैरियर में हो सकता है, अभी मैं उसको कैरियर बोल रहा हूँ। होल पॉजिटिव चार्ज हो सकता है, ठीक है। यस सर। और दूसरा आइटम, दूसरा क्या है? डोनर एटम। डोनर एटम। तो देखो डोनर एटम मतलब जब डोनर एटम आयन में कन्वर्ट हो जाएगा, डोनर आयंस, क्लियर है। डोनर एटम का चार्ज अभी नहीं होगा कुछ भी, बट एज सून एज डोनर एटम जो है अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो इट विल बिकम पॉजिटिवली चार्ज, तो पॉजिटिव चार्ज में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हमारे पास टोटल पॉजिटिव चार्ज 2 चीज़ों में है, एक है होल और दूसरा है डोनर आयन, नॉट एटम, डोनर आयन। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? चार्ज टू कन्वर्ज ही होगा ना, ओवरऑल लैटिस में चार्ज क्या लिखा है हमने, इसी कुछ पॉइंट है, ओवरऑल लैटिस में चार्ज तो कंजर्व ही होगा ना। हाँ, चार्ज कंजर्वेशन है, इंट्रिंसिक से एक्सट्रिंसिक में कन्वर्ट होगा तो चार्ज कंजर्वेशन प्रिंसिपल यहाँ पे अप्लाई होगा, इसलिए भी हाँ उसी को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि चार्ज कंजर्वेशन जो है वो कैसे समझ सकते हैं। देखो 2 पॉजिटिव चार्ज हैं टोटल जो सेमीकंडक्टर में पॉसिबल हैं, पहला होल, दूसरा डोनर आयन, ठीक है। टोटल नेगेटिव चार्ज 2 चीजें हैं, एक इलेक्ट्रॉन, दूसरा एक्सेप्टर आयन। तो डोनर आयन और एक्सेप्टर आयन और इलेक्ट्रॉन और होल, इन दोनों के बीच में बड़ा डिफरेंस क्या है? इन दोनों के बीच में बड़ा डिफरेंस ये है कि इलेक्ट्रॉन और होल कैरियर्स हैं। कैरियर्स क्यों बोल रहा हूँ मैं, ये बता सकता है? वाई इलेक्ट्रॉन एंड होल्स आर कैरियर बट डोनर आयन एंड एक्सेप्टर आयन आर नॉट? क्वेश्चन है कि डोनर आयन और एक्सेप्टर आयन कैरियर्स नहीं हैं जबकि होल और इलेक्ट्रॉन कैरियर्स हैं, कोई बता सकता है? Because they can move. यस, बिकॉज दे कैन मूव मतलब कैरियर वो होंगे जो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं करंट को, और करंट वो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं जो मूव करेंगे, जिनमें मूवमेंट पॉसिबल है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन और होल दोनों का मूवमेंट पॉसिबल है, बट आयंस मूव नहीं करते। आयन को हम बोलते हैं इमोबाइल आयंस। इमोबाइल आयन का मतलब वो स्टक होंगे, जहां पे फॉर्म होंगे वो वहीं पे स्टक होंगे, वो मूव नहीं कर पाएंगे, ठीक है। डायोड में भी तुम लोग आगे पढ़ोगे ये इमोबाइल आयन का कंसेप्ट। तो बेसिकली ये बड़ा डिफरेंस है। तो मैंने तुम लोगों को बता दिया कि सेमीकंडक्टर में पॉसिबल चार्ज क्या है, मतलब इन जनरल, ये अभी मैं टाइप मेंशन नहीं कर रहा हूँ, पी टाइप एन टाइप नहीं, इन जनरल जो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है दैट इज इलेक्ट्रॉन हो सकता है, होल हो सकता है, एक्सेप्टर आयन हो सकते हैं, डोनर आयन हो सकते हैं, क्लियर है। अब तुम्हारा डाउट आ रहा है कि पी टाइप शुड बी पॉजिटिवली चार्ज, एन टाइप नेगेटिवली चार्ज। तो हम देखते हैं पी टाइप में हमारे पास कैरियर्स क्या क्या हैं, कैरियर्स बताओ। इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स। गुड। पी टाइप में कैरियर्स हमारे पास इलेक्ट्रॉन और होल दोनों हैं, हाँ, बट होल्स ज्यादा हैं, तो यहाँ से समझ में आएगा कि होल्स ज्यादा हैं तो पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स का ज्यादा है, कैरियर्स के कारण जो चार्ज है दैट इज हाई, पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है क्योंकि होल ज्यादा है। बट पी टाइप में एक और चीज है कैरियर के अलावा, वो क्या है बताओ? एक्सेप्टर और डोनर। एक्सेप्टर्स नहीं, डोनर कहाँ से आ जाएगा? पी टाइप इज ट्राईवेलेंट, सॉरी स्पेसिफिक मैं बोलूँ, देखो ईडीसी मतलब पहले ईडीसी, एक्चुअली मैं बार बार ईडीसी बोलता हूँ, सब्जेक्ट का नाम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस सब चेंज हो गया, पहले इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एंड सर्किट्स था। तो ये ईडी जो सब्जेक्ट है ना, इसमें तुम जो भी बोलोगे बहुत स्पेसिफिक होगा, थोड़ा सा भी तुमने कुछ अपने मन से ऐड किया मतलब वो गलत हो जाएगा। यहाँ पे पी टाइप में ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटीज हैं और ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटी में सिर्फ और सिर्फ एक्सेप्टर एटम हो सकते हैं, क्योंकि एक्सेप्टर एटम होंगे तो फॉर्मेशन क्या होगा, एक्सेप्टर आयंस का, ना कि डोनर आयन। डोनर एटम पेंटावेलेंट, ठीक है। एक और कंपोजिट डोपिंग होती है जिसमें हम पी टाइप और एन टाइप दोनों डोप करते हैं, तो वहां पे पॉसिबल। एक बात कर रहा हूँ पी टाइप की, तो पी टाइप शुड हैव ओनली एक्सेप्टर एटम्स हेंस एक्सेप्टर आयंस, और एन टाइप शुड हैव डोनर एटम हेंस डोनर आयंस। तो पी टाइप में टोटल पॉजिटिव चार्ज जो होगा वो होल्स के कारण बस होगा, और टोटल नेगेटिव चार्ज 2 चीजों के कारण होगा, फर्स्ट वन इज इलेक्ट्रॉन, सेकंड वन इज
एक्सेप्टर आयंस, तो हम दोनों को इक्वेट कर देते हैं। और इक्वल, मैथमेटिकली इक्वल कैसे आ रहे हैं वो हमने जो वेन डायग्राम है उसमें देखा भी है। वेन डायग्राम में मैं कैमरा स्विच करके तुम लोगों को दिखाता हूँ, बोलने में कम समझ में आएगा। ये देखो, ये है तुम्हारा डाउट पी टाइप का। पी टाइप में मैंने तुमको अभी जो एक्सप्लेन किया है, पी टाइप में एक्सेप्टर होंगे तो राइट हैं, डोनर नहीं होंगे, जीरो। क्यों? क्योंकि डोनर सिर्फ पेंटावेलेंट में होते हैं, ट्राईवेलेंट में डोनर पॉसिबल नहीं है, इसलिए डोनर जीरो कर दिया। एन और पी यस दोनों होंगे, बट कंडीशन क्या है? पी इज मच 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 हायर देन एन, होल्स ज़्यादा है इलेक्ट्रॉन से। तो मैं चार्ज न्यूट्रलिटी की जनरल इक्वेशन अप्लाई कर रहा हूँ। चार्ज न्यूट्रलिटी का मतलब है कि सेमीकंडक्टर में टोटल पॉजिटिव और टोटल नेगेटिव बराबर होते हैं। अब मैथमेटिकली मैंने लिख दिया है, पर तुम लोगों का डाउट होगा कि ऐसा क्यों हो रहा है, ये शायद डाउट है। तो मैं यहाँ पर पहले मैथमेटिकल बताता हूँ, फिर मैं इसको थ्योरी से जो है एक्सप्लेन कर दूंगा कि P प्लस एन डी इज टोटल पॉजिटिव चार्ज अवेलेबल इन एनी सेमीकंडक्टर, n प्लस एन इज टोटल नेगेटिव चार्ज अवेलेबल इन एनी सेमीकंडक्टर। तो पी टाइप की अगर मैं बात करूं, दिस इज वैलिड फॉर पी टाइप। पी टाइप में होल्स हैं, पी लिखा हुआ प्लस डोनर इज जीरो, एन डी, तो एन डी को जीरो कर दिया, डोनर अवेलेबल नहीं है बिकॉज दिस इज ट्राईवेलेंट टाइप ऑफ इम्प्योरिटी या डोपिंग, हेंस डोनर इज जीरो। एन है, लेस है बट है, तो एन को एन लिखा हुआ है, एक्सेप्टर है इसलिए लिखा हुआ है। तो P मस्ट बी इक्वल टू एन प्लस एन है, ये एग्जैक्ट इक्वेशन है, ठीक है, और ये अप्रोक्सीमेट है, तो एग्जैक्ट दिस इज करेक्ट है, और ये अप्रोक्सीमेशन है। जहाँ अप्रोक्सीमेट एनालिसिस करते हैं वहाँ ये भी ले सकते हैं, हमेशा नहीं बट ले सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन। न्यूमेरिकल में हम यही लेते हैं, इसको छोड़ देते हैं एन को, क्योंकि एन ऑलमोस्ट जो है नेग्लिजिबल होता है। तो वो भी देखेंगे मैथमेटिकली जब क्वेश्चन करेंगे। तो P इक्वल टू एन प्लस एन है, ये तुम लोगों का चार्ज न्यूट्रलिटी का इक्वेशन आ रहा है कि टोटल पॉजिटिव इज इक्वल टू टोटल नेगेटिव। अब यहाँ पे ये तो मैंने मैथमेटिकली लिख दिया है, डायग्राम में देखो, डायग्राम में ये नेगेटिव आयंस फॉर्म हो रहे हैं, इनके कारण होल प्रोड्यूस हो रहे थे। तो होल और इलेक्ट्रॉन के नंबर डिफर क्यों कर रहे हैं पी टाइप में? इंट्रिंसिक पे दोनों बराबर थे, तो वहां पे तुम लोगों का डाउट कुछ भी नहीं था, वहां तुम लोगों को समझ में आ रहा है कि इंट्रिंसिक मस्ट बी न्यूट्रल। बट एक्सट्रिंसिक पी टाइप में न्यूट्रलिटी क्यों आ गई? क्यों आ गई? क्योंकि होल्स जितने ज़्यादा बढ़ रहे हैं वो इस ट्रांजिशन के कारण बढ़ रहे हैं, ये वाला ट्रांजिशन, और ये वाला ट्रांजिशन जितना भी होगा ये इक्विवेलेंट नेगेटिव आयन प्रोड्यूस करेगा। मतलब यहाँ एक होल क्रिएट होगा पॉजिटिव, तो इक्विवेलेंट नेगेटिव आयन क्रिएट होगा यहाँ। इक्विवेलेंट मतलब कि जितना यहाँ चार्ज पॉजिटिव होल 1.6 इंटू 10 पावर 19 अगर क्रिएट हो रहा है नीचे होल, तो इक्विवेलेंट नेगेटिव आयन 1.6 इंटू 10 पावर -19 कूलॉम यहाँ पे भी क्रिएट होगा। कंपनसेट करेंगे अपने अपने चार्ज, ये मतलब यहाँ पॉजिटिव क्रिएट हुआ तो यहाँ पे उसका नेगेटिव काउंटर पार्ट जो कि इसके साथ अटैच था वो यहाँ चला जाएगा। यहाँ वो न्यूट्रल थे पहले, जब वो बॉन्डेड थे तो न्यूट्रल थे, जैसे ही बॉन्ड ब्रेक हुआ ये पॉजिटिव आयन में ये पॉजिटिव होल में कन्वर्ट हुआ चार्ज के साथ, तो उसने एक नेगेटिव आयन अपना यहाँ क्रिएट कर दिया। तो अभी इन दोनों को अगर हम दोनों इक्वेट करेंगे तो दोनों बराबर हैं और ऑपोजिट हैं, चार्ज न्यूट्रलिटी मेंटेन हो रही है। दूसरा ट्रांजिशन ये वाला है, तो यहाँ पे अगर एक होल क्रिएट होता है तो उसका इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन यहाँ, तो यहाँ पे भी न्यूट्रलिटी है। क्लियर है? यस सर। या अभी भी डाउट है? अगर डाउट है तो पूछो। नो सर, अब क्लियर है। ओके ओके ठीक है। अभी मेरा जो टॉपिक है वो है कैरियर कंसंट्रेशन, ठीक है, उसको फोकस करते हैं। हमको कैरियर कैलकुलेट करना है। इंट्रिंसिक का मैं जो है बैंड डायग्राम फिर से बना रहा हूँ। इंट्रिंसिक में हमारे पास दो बैंड है, एक कंडक्शन, दूसरा बैलेंस। देखो ये बार बार रिपीटेड जो है टॉपिक चल रहा है, मतलब बार बार हम बैंड बॉन्ड डायग्राम यूज कर रहे हैं, तो ये तुम लोगों को बाय हार्ट हो जाना चाहिए। मतलब कोई पूछे कभी भी कंसेप्ट गलत ना बताओ।
दिस इज ईवी। अच्छा ये बताओ, कल जो मैंने मटेरियल भेजा कितने लोगों ने उसको एक बार देखा ओपन करके? किसने देखा? हाँ, और बाकी लोग मैसेज टाइप करो जरा, बाकी जितने लोगों ने किया है। यस यस हाँ, और भी लोग। ठीक है, देखो मैंने जो मटेरियल सेंड किया है वो सेलेक्टिव मटेरियल है। तुमको जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो हर बुक में वैसा एक्सप्लेनेशन नहीं मिलेगा, मतलब एक्चुअली एक्सप्लेनेशन तो यही है, बट बुक की लैंग्वेज जो है बहुत अलग है। तो तुम जब तक खुद के नोट्स प्रिपेयर नहीं करोगे डिवाइसेस के, तो दिक्कत बहुत होगी पढ़ने में। इवन इफ यू आर यूजिंग बॉयलस्टेड या मिलमेंस या सेड्रा स्मिथ, कुछ भी यूज करो, बट जब तक तुम अपना नोट्स खुद से नहीं बना रहे हो, सेल्फ नोट्स जरूरी है। अब मेरे लेक्चर में बस एक ही चीज़ की डेफिशिएंसी होगी ऑनलाइन लेक्चर में, कि मैं नोट्स तुमको डिक्टेट नहीं करूंगा बोल बोल के कि नाउ राइट दिस। जहाँ पे मुझे लगता है कि ये चीज़ नहीं मिल पाएगी वो चीज़ मैं बताऊंगा। बट दूसरा जो तुम्हारा काम है, देखो ये ऑनलाइन लेक्चर्स या तो तुम रिकॉर्ड करो। कितने लोग रिकॉर्ड कर रहे हो? कुछ लोग हैं ऐसे जो रिकॉर्ड कर रहे हैं सेशन? कोई भी नहीं कर रहा? हाँ कर रहे हैं, ठीक है। तो लेक्चर रिकॉर्ड करने का एडवांटेज ये होगा कि तुम्हारा डाउट तुम लेक्चर का वापस जो है रिकॉर्डेड वीडियो देख के क्लियर कर सकते हो, नहीं होता तो पूछ सकते हो। ऑनलाइन तुम्हारे पास बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं, NPTEL, यहाँ पे तुमको मिल जाएगा मटेरियल, बट NPTEL में बहुत जो है लैंग्वेज अलग होगी, मतलब बहुत थोरो एक्सप्लेनेशन नहीं होगा, बहुत ऊपर से एक्सप्लेन किया होगा। तो थोड़ा सा जो है ऑनलाइन तुमको कंटेंट एक्सप्लोर करना होगा कि कहाँ पे हमारा मटेरियल ज़्यादा क्लियरली जो है लिखा हुआ है। ठीक है, एक मैंने जो मटेरियल तुमको भेजा उसमें थ्योरी ज़्यादा नहीं लिखी हुई है, बट पॉइंट टू पॉइंट एक्सप्लेनेशन बहुत जो है डिटेल्ड है। जैसा मैंने क्लास में बताया वो डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन वहाँ पे है। स्टिल उसमें और भी चीज़ें हैं तो मैंने नहीं बताया होगा, या जो बहुत और डीप में जाके होगा। इतने लेवल का जाके जितना मैंने बताया है, एटलीस्ट उस मटेरियल से उतना जो है देख के, डायग्राम देखो, पॉइंट देखो, उसको थ्योरी में जो है लिखो अपने हाथ से, सेल्फ मतलब नोट्स प्रिपेयर करो। आज वाली क्लास के लिए सारे लोग एक एक जो है अपने नोट्स मतलब एक कॉपी लेके बैठो साथ में। ठीक है, मैं मैथमेटिकल डेरिवेशन स्टार्ट कर रहा हूँ, 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ। वैसे सब लोग रख के मतलब साथ में रख के बैठते हो या नहीं? अगर नहीं रखा हुआ है तो एक पेन और एक पेपर मतलब ये कॉपी रख लो अपने पास। मैं बीच बीच में तुम लोगों को करने बोलूँगा, ठीक है? कुछ कुछ तुमको यहाँ पे अपना स्क्रीन शेयर करने बोलूँगा, या तो मैं अपना स्क्रीन चालू करो, तो इधर यू हैव टू ऑन योर वीडियो फीड, या फिर इमेज का यहाँ पे वो ऑप्शन नहीं होगा, तुम लोग शेयर कर पाओगे ना मीडिया, पता नहीं मीडिया शेयर करने का ऑप्शन है नहीं। तो मीडिया शेयर करने से अच्छा स्क्रीन में मुझे बस वो दिखा दो, मैं तुमको कुछ चीज़ें ड्रॉ करने बोलूँगा, कुछ चीज़ें सॉल्व करने बोलूँगा। तो सब लोग अभी जिसके पास नहीं है 1 मिनट में जो है जाके एक नोटबुक और एक पेन साथ में रख लो। डेरिवेशन में जो है इंटरेक्टिव नहीं होगा तो मैं मैथमेटिकली बोलते जाऊंगा, थोड़ा सा डिफिकल्ट है या अलग है, फिर बाद में दिक्कत होगी। ठीक है, अभी स्टार्ट करते हैं। मटेरियल का मैंने तुमको बता दिया है। मटेरियल ये डेरिवेशन का जो है शायद उसमें पता नहीं है या नहीं होगा, शायद देख लेना, नहीं होगा तो मुझे बताना। वैसे डेरिवेशन में तुमको करा रहा हूँ, साथ साथ करोगे तो तुमको कुछ ज़रूरत नहीं पड़ेगी कहीं और से कुछ देखने की। और इसके बाद एक इसका म्यूट करो, कौन था ये? ठीक है, तो करना ये है, हम लोगों को बेसिकली कैरियर कंसंट्रेशन कैलकुलेट करना है। ठीक है, अब इंट्रिंसिक की अगर बात करें तो इंट्रिंसिक में 2 टाइप के कैरियर हैं, पहला है इलेक्ट्रॉन और दूसरा है होल। तो हमको दोनों के कंसंट्रेशन फाइंड करने हैं। कंसंट्रेशन मतलब कि कितने नंबर ऑफ कैरियर्स प्रेजेंट हैं। तो कैरियर फाइंड करने के लिए हमको पहले पता होना चाहिए, यही पूरा जो है एनर्जी बैंड डायग्राम जो बनाया हुआ मैंने, यही सब कुछ कंसंट्रेशन होगा कैरियर्स का, इलेक्ट्रॉन्स का और होल्स का, ई स्केल एनर्जी की। अब मुझे बताओ यहाँ पे इलेक्ट्रॉन और होल्स की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो कौन से इलेक्ट्रॉन और होल की बात हो रही है? इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भी है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कौन सा है? बाउंड इलेक्ट्रॉन है हमारे पास यहाँ पे। ठीक
ठीक है, दिस इज EC Here's top, the top search result. EC top, दिस इज EB बॉटम। मेरा क्वेश्चन फिर से सुनो, कैरियर्स जो मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ, दीज कैरियर्स आर इलेक्ट्रॉन इन होल्स। मुझे ये बताओ कि कौन सा इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट कर रहे हैं, कंसंट्रेशन ऑफ विच इलेक्ट्रॉन, कौन कौन से इलेक्ट्रॉन होते हैं पॉसिबल? फ्री इलेक्ट्रॉन। हाँ ठीक है, बाउंड इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट नहीं करेंगे। और होल को फ्री होल क्यों नहीं बोलते, कोई बता सकता है? वाई इलेक्ट्रॉन कैन बी फ्री इलेक्ट्रॉन बट होल कैन नॉट बी फ्री, क्या बाउंड होल पॉसिबल है? बाउंड इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन बट होल, सर बिकॉज दिस इज अ सर वैकेंट होल स्पेस। बेसिकली एक पोजीशन है। हेलो हाँ 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 सर, हाँ बोलो। होल बेसिकली एक पोजीशन है इलेक्ट्रॉन के ना होने की। हाँ, इलेक्ट्रॉन जब नहीं होता तो होल क्रिएट होगा। व्हेन इलेक्ट्रॉन लीव इट्स स्पेस बाय ब्रेकिंग कोवेलेंट बॉन्ड, इट्स तो कॉल्ड होल क्रिएट होता है। हाँ, होल क्रिएट होता है। सर तो इलेक्ट्रॉन होल, ऑक्यूपाई करता है होल को, जो हमको लगता हाँ। है कि मूव कर रहा है, असली मूव नहीं करता वो। हाँ, तो होल एक्चुअली क्या है, होल जो है फ्री होल का होल नहीं है, एग्जिस्टेंस वही आइसोलेटेड bonded नहीं है। होल जो है स्टैंड अलोन एग्जिस्ट नहीं कर सकता, मतलब कि अलग से होल हो। व्हेन इलेक्ट्रॉन लीव्स होल क्रिएट्स, ठीक है, इसलिए हम होल को बाउंड नहीं बोलते। ऐसा नहीं होगा कि होल और होल मिलकर कोई बॉन्ड क्रिएट कर लें। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन क्रिएट कर सकते हैं बॉन्ड, तो इलेक्ट्रॉन कैन बी बाउंड बट होल कैन नॉट, ठीक है। इसलिए बाउंड होल या फ्री होल नहीं बोला जाता, इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। तो यहाँ पे कैरियर्स आर ओनली फ्री चार्ज कैरियर्स या फ्री एलिमेंट्स। तो फ्री जो होंगे तो फ्री इलेक्ट्रॉन हमको कैलकुलेट करना है। और होल्स, तो होल्स तो फ्री ऑलरेडी होते ही हैं, बट इलेक्ट्रॉन फ्री और बाउंड दोनों हो सकता है। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन आते हैं, दोज आर फ्री इलेक्ट्रॉन। तो मैं तुमसे ये पूछ रहा हूँ कि यहाँ पे अगर हमको इलेक्ट्रॉन, अभी हमारा पहला टॉपिक है वॉइस ब्रेक हो रही है, बाकी लोगों को भी वॉइस ब्रेक हो रही है, ये क्लियर है? और क्लियर है? ओके क्लियर है। तो देखो, जिसमें वॉइस ब्रेक हो रही है, आई थिंक नेटवर्क इश्यू होगा तुम्हारा, ठीक है। सर अगर वॉइस स्क्रीन ब्लर है। स्क्रीन अभी भी ब्लर है? सर अभी भी है। मेरी स्क्रीन में बट मुझे क्लियर दिखाई दे रहा है, बाकी लोगों को भी ब्लर दिखाई दे रहा है क्या? रीडेबल है, थोड़ा सा हो सकता है फोकस वैसे भी कम हो, है ना। बाकी ब्लर, आई थिंक ब्लर नहीं है। मैं थोड़ा सा और क्या कहते हैं, फॉन्ट साइज बढ़ाता हूँ, ठीक है। हाँ, ऑटोमेटिक जो है वो फोकस हो रही होगी या डिफोकस हो रही होगी, ठीक है। मैं थोड़ा सा फॉन्ट साइज बढ़ा देता हूँ, अगर बीच में अगर बिल्कुल ना दिखे तो बता देना, ठीक है। अभी तो एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं। तो हमको ओके फ्री सर। इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन जो है हम लोगों को कैलकुलेट करना है सेमीकंडक्टर में। तो इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन के लिए हमको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन कहाँ अवेलेबल हैं। इलेक्ट्रॉन कहाँ अवेलेबल हैं, कहाँ पे होते हैं इलेक्ट्रॉन अवेलेबल, कोई बता सकता है? फ्री इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड। कंडक्शन बैंड। हाँ, सारे फ्री इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में अवेलेबल होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम इस चीज़ को मैथमेटिकली एक्सप्रेस करते हैं। मैं तुम लोगों को बता रहा हूँ एक फंक्शन, ठीक है। फंक्शन का नाम है, अब ध्यान से देखते जाना डेरिवेशन, और साथ साथ जो है अगर मैथमेटिकल कुछ आता है तो सॉल्व करने की कोशिश करना। एक फंक्शन है, इसका नाम है फर्मी डिरैक डिस्ट्रीब्यूशन। फर्मी डिरैक डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। फर्मी डिरैक डिस्ट्रीब्यूशन, इसको हम डिनोट करते हैं एफ और ई से। इसकी वैल्यू होती है 1/1 प्लस ई पावर ई माइनस ई एफ ओवर ए टी। फिर रिपीट कर रहा हूँ मैं, एक फंक्शन हमने इंट्रोड्यूस किया है, उसका नाम है फर्मी डिरैक डिस्ट्रीब्यूशन। इस फर्मी डिरैक डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन की वैल्यू होती है, एक तो ये डिनोट किया जाता है स्मॉल एफ ऑफ ई, यानी फंक्शन ऑफ एनर्जी, कैपिटल ई एनर्जी, 1/1 प्लस ई पावर
कैपिटल ई माइनस ई एफ, ठीक है, ई माइनस ई एफ, अभी क्या क्या है सर, ये मैं बता रहा हूँ पैरामीटर, ओवर ए टी, ए एंड टी, ठीक है। तो यहाँ मैं कौन कौन से पैरामीटर ले रहा हूँ वो मैं लिख रहा हूँ। पहला है ई, कैपिटल ई, कैपिटल ई ये है गिवन एनर्जी लेवल, गिवन एनर्जी लेवल, यानी ये वो एनर्जी लेवल होगा जहां हमको कंसंट्रेशन फाइंड करना है, गिवन एनर्जी लेवल। ई एफ, ई एफ इज फर्मी एनर्जी, या फर्मी एनर्जी लेवल भी बोलते हैं, फर्मी एनर्जी लेवल, ठीक है। के बताओ क्या होता है, पढ़ा तुम लोगों ने? वोल्टेज में कांस्टेंट सर। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होती है? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू बताओ। 1.38 into 10 to the power minus 23 joule per Kelvin। हाँ, जूल पर केल्विन, गुड। बाकी लोगों को भी याद होनी चाहिए वैल्यू और यूनिट के साथ। टी टेम्परेचर किसमें होगा? Absolute डिग्री, temperature। डिग्री केल्विन्स में, ठीक है, टेम्परेचर इन डिग्री केल्विन, ठीक है। तो सारे पैरामीटर मैंने तुमको बता दिए। दिस इज फर्मी डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन गिवन बाय एफ ऑफ ई equals to 1 over 1 plus e power e minus ef over kt, where e is given energy level, ef is Fermi energy level, k is Boltzmann constant, value is 1.38 into 10 power minus 23 joule per degree Kelvin, t is temperature in kelvins। ये है फर्मी डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन। अब इसका यूज क्या है, इसको इंट्रोड्यूस क्यों किया है, ठीक है, ये भी समझ में आएगा कि क्यों किया है। क्योंकि हमको कंसंट्रेशन ऑफ कैरियर फाइंड करना है। कंसंट्रेशन ऑफ कैरियर में मैंने स्टार्ट किया है सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है हर जगह अवेलेबल नहीं है। ये अगर हम सेमीकंडक्टर के बैंड डायग्राम की बात करें या लैटिस की बात करें, तो अगर एनर्जी वाइज हम देखें तो एनर्जी वाइज जो है वी हैव अ बैंड जहाँ पे इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, जहाँ इलेक्ट्रॉन नहीं भी हो सकते हैं। तो हमको वो पता करना होगा कि कहाँ पॉसिबल है, कहाँ पे पॉसिबिलिटी नहीं है इलेक्ट्रॉन के मिलने की। तो दिस फर्मी डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन ये बेसिकली एक प्रोबेबिलिटी फंक्शन है। प्रोबेबिलिटी फंक्शन क्या बताता है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होंगे या नहीं होंगे, ठीक है। तो अब थोड़ा सा जो है इसको स्टार्ट करने से पहले अब सर वो क्लियर नहीं। हाँ, बाकी लोगों को भी क्लियर नहीं है? बाकी सर लोगों अब को क्लियर हो गई। ओके, ठीक है। ये मैथमेटिकल स्टार्ट करने के पहले मैं तुम लोगों को ये बताता हूँ कि इसका इंट्रोडक्शन क्यों हुआ, ठीक है, या और भी इन जनरल मेरे को बताओ, अगर मुझे कंसंट्रेशन इलेक्ट्रॉन का कैलकुलेट करना है सेमीकंडक्टर में, पी टाइप, एन टाइप या इंट्रिंसिक, तो मुझे बेसिकली क्या चाहिए होगा? ये थोड़ा सा जो है डिफिकल्ट है, ऐसे समझते हैं। आज की क्लास हम लोगों की चल रही है, आज की क्लास में मुझे पता करना है, अगर मेरे पास स्क्रीन में नंबर लिखा नहीं आ रहा है, ठीक है, अगर स्क्रीन में मुझे तुम्हारे नाम नहीं दिखाई दे रहे हैं और मुझे पता करना है कि आज कितने बच्चे क्लास अटेंड कर रहे हैं, तो हमारे पास कोई ऐसा मैथमेटिकल मॉडल है क्या? मैथमेटिक्स भी तुमने पढ़ी हुई है, मुझे बताओ कोई ऐसा मैथमेटिकल मॉडल या कुछ ऐसा कुछ हमारे पास ऑप्शन है जिससे हम पता कर सकते हैं कि आज की क्लास में कितने बच्चे होंगे? इज देयर एनी पॉसिबिलिटी या इज देयर एनी वे? हाँ, कैसे? अरे नहीं बेटा, गूगल मीट में नहीं, गूगल मीट नहीं, टेक्नोलॉजी में मत जाओ। मैं तुम लोगों को इन जनरल जो तुमने बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ी है वो पूछ रहा हूँ। अच्छा ये बताओ, जैसे इलेक्शन होते हैं सर, हाँ बताओ सर शायद ऐसा तरीका हो सकता है कि मतलब जितने बच्चे प्रेजेंट है वो काउंटिंग करें, ये एक तरीका हो सकता है जिससे पता चल जाए काउंट करके। अच्छा अब ठीक है, ये तो काउंटेबल है, तो तुम लोगों ने काउंट बता दिया। मैं तुमको दूसरा प्रॉब्लम दे रहा हूँ कि इलेक्शन होते हैं, इलेक्शन के बाद ये जो है एग्जिट पोल आते हैं। एग्जिट पोल कैसे देते हैं हम लोग? सर एक रिजल्ट्स पर्टिकुलर बताते हैं, ग्रुप के क्योंकि लोगों रिजल्ट तो को पता ही नहीं सिलेक्ट है। करके,
रुझान So एक particular group हाँ बोलो। तो एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल को सिलेक्ट करते हैं और उनसे पूछते हैं कि उन्होंने क्या वोट किया है एंड फिर उसका परसेंटेज निकाल लेते हैं कि how एक much how पर्टिकुलर many ग्रुप के percentage of लोगों, people would have voted for a particular गुड party. ठीक है। तो बेसिकली हमने क्या किया है, हमने टोटल जो हमारे पास अवेलेबल डेटा है उसी से कुछ सैंपल लिया है, ठीक है, और उसमें हम लोगों ने कुछ सर्वे किया और उस सर्वे से हमारा जो रिजल्ट आया हमने उसको इंटीग्रेट कर दिया, मतलब हमने प्रोबेबिलिटी निकाली है ना वहाँ। एग्जैक्टली जो है सही तुमने बताया है आंसर की, हमने जो है एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल लिया है और उसमें हम लोगों ने रिजल्ट एनालिसिस किया, दैट रिजल्ट इज एप्लीकेबल टू, हमने कुछ मैथमेटिकल मॉडल मतलब प्रोबेबिलिटी लगाई और हमने ये समझ लिया कि इससे मैच करता हुआ रिजल्ट मिलेगा ऑलमोस्ट इतना। तो मैं तुमसे इसी टाइप से जो है सेम मैथमेटिकल मॉडल अगर हम यहाँ पे लगाएं हमारी क्लास के लिए, कि अगर मुझे पता है कि मेरी क्लास की स्ट्रेंथ कितनी है टोटल, क्लियर है, मेरे पास क्लास की स्ट्रेंथ मुझे पता है कि मेरी क्लास में वॉइस ब्रेक हो रही है। अच्छा, मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर मुझे ये पता है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं मेरी क्लास में, लेट्स से 50 स्टूडेंट हैं हमारी क्लास में। 68 हाँ कोई भी एक डेटा लेते हैं, कोई भी एक नंबर ले लो, हमने मान लिया सपोज 100 है, ठीक है, और आज की डेट आज 31 जुलाई को अगर मुझे प्रोबेबिलिटी पता है कितने बच्चे अटेंड करने वाले हैं क्लास, प्रोबेबिलिटी कैसे पता होगी, प्रीवियस डेटा से। तो 31 जुलाई को अगर मुझे प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टूडेंट्स जो कि क्लास अटेंड करने वाले हैं वो पता है और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पता है, तो क्या मुझे आज की डेट में कितने बच्चे क्लास अटेंड करेंगे ये डेटा मिल सकता है? यस सर, अप्रोक्सीमेशन मिल सकता है ना। हाँ, अप्रोक्सीमेशन जो है पॉसिबल है कि अगर मुझे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट पता है और प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टूडेंट जो अटेंड करने वाले हैं क्लासेस ये भी पता है, तो सिंपली वी विल मल्टीप्लाई बोथ एंड वी विल गेट द नंबर कि आज कितने बच्चे अटेंड करने वाले हैं। तो यहाँ पे भी अब देखो एक चीज़ कि हमारे पास अगर हमको यहाँ पे नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करने हैं, यहाँ पे नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करने हैं, तो क्या क्या डेटा चाहिए होगा, कोई बता सकता है? सेम जो है एनालॉजी यहाँ लगाओ और बताओ मुझे कि if we want to calculate the number of free electron available in conduction band, then what data we need? सर एटम्स जितने प्रेजेंट हैं। एटम्स जितने प्रेजेंट हैं, एटम्स यहाँ एटम्स होते हैं। तो सर एटम्स जो मतलब एटम्स जितने भी पर सेंटीमीटर क्यूब में हमने देखा है सिलिकॉन के, हाँ सर उससे हम और जितनी हम डोपिंग कर, सर अभी तो इंट्रिंसिक ले रहे हैं। फिर देखो मैं बता रहा हूँ यहाँ पे ये पूरा कंडक्शन बैंड क्या है, 3 स्टेट्स है ना, ये स्टेट मतलब यहाँ पे स्पेस अवेलेबल है जहाँ इलेक्ट्रॉन रिसाइड कर सकता है। अगर हमको स्टेट्स की डेंसिटी पता हो, यानी नंबर ऑफ स्टेट्स पता हो, सिंपल नंबर ऑफ स्टेट्स पता है, नंबर ऑफ स्टेट मतलब कि ऐसे समझो कि यहाँ खाली जगह कितनी है, ठीक है। एक मैं सिंपल एग्जांपल से बता रहा हूँ, ठीक है, उसको लेकिन कनेक्ट मत करना एग्जैक्ट वैल्यू से। सपोज यहाँ पर हमारे पास इन कंडक्शन बैंड वी हैव 1000 नंबर ऑफ फ्री स्टेट्स, हमारे पास कंडक्शन बैंड में 1000 फ्री स्टेट्स हैं। फ्री स्टेट्स मतलब जहाँ पे इलेक्ट्रॉन आके रुक सकता है या रह सकता है। अगर यहाँ 1000 स्पेस हैं या स्टेट्स हैं, ठीक है, फ्री स्टेट्स 1000, तो हमको बस क्या एक और डेटा चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पे आ सकते हैं नीचे से ऊपर, आउट ऑफ अवेलेबल इलेक्ट्रॉन कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, अगर ये पता लग जाए तो वी विल मल्टीप्लाई द प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड फ्री स्टेट्स, तो हमको फ्री इलेक्ट्रॉन के नंबर पता लग जाएंगे। यहाँ पे टोटल अवेलेबल स्टेट्स, टोटल अवेलेबल जगह और इस जगह को ऑक्यूपाई करने की परसेंटेज या प्रोबेबिलिटी पता लग जाए तो हमारे पास एग्जैक्ट नंबर आ जाएगा। सपोज मैं बोल रहा हूँ कि 1000 नंबर ऑफ फ्री स्टेट्स हैं यानी फ्री जगह हैं और ये इस जगह के फिल होने की प्रोबेबिलिटी, इस जगह के फिल होने की प्रोबेबिलिटी लेट्स से 50% है, तो टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन कितने होंगे उस स्टेट में,
उस बैंड में। बताओ। प्रोबेबिलिटी इनटू नंबर ऑफ स्टेट्स। हाँ, तो मैंने एक डेटा दिया है, सपोज 1000 नंबर ऑफ स्टेट्स अवेलेबल हैं और 50% प्रोबेबिलिटी है इसकी फिलिंग की, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होंगे वहाँ? 500। हाँ बोलो, इतना सिंपल मैथमेटिक्स ऐसा लग रहा है कि ज़्यादा हाई हो रहा है क्या? सर स्टार्ट अप्रॉक्स 500 इलेक्ट्रॉन्स। हाँ, 5 एग्जैक्ट 500। अगर अब यहाँ पे अप्रोक्सीमेट नहीं बोलेंगे हम, अप्रोक्सीमेशन तो हमने प्रोबेबिलिटी का जो फंक्शन है उस पर किया है। नाउ दिस इज एग्जैक्ट वैल्यू 500, वो डिफर कर सकती है एग्जैक्ट वैल्यू से, बट नंबर इज 500, ठीक है। तो हम यहाँ पे कंसंट्रेशन कैलकुलेट करने के लिए हमको दो चीज़ें चाहिए। फर्स्ट वन इज यहाँ का स्टेट्स, अवेलेबल स्टेट्स एंड नंबर ऑफ फ्री स्टेट्स इन कंडक्शन बैंड। सेकेंड, प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस स्टेट्स बीइंग ऑक्यूपाइड बाय इलेक्ट्रॉन, इस स्टेट के इलेक्ट्रॉन से फिल होने की प्रोबेबिलिटी। फर्स्ट वन, सेकंड वन, नंबर ऑफ स्टेट्स। कितने लोगों को क्लियर है जो मैंने दो चीज़ें बताई कि अगर हमको कंडक्शन बैंड में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करने हैं तो वी वांट टू थिंग्स। फर्स्ट वन इज नंबर ऑफ स्टेट्स अवेलेबल इन कंडक्शन बैंड, सेकंड थिंग इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑक्यूपाइंग कंडक्शन बैंड बाय इलेक्ट्रॉन। क्लियर है? बताओ, बोल के बताओ, अनम्यूट करके, अगर क्लियर है तो, या डाउट है तो बताओ। सारे म्यूट वाले मोड में चले गए या कुछ ज्यादा समझ में नहीं आया? क्लियर है सर। यस सर क्लियर है। हाँ सुनो, एक चीज, अगर नहीं क्लियर है तो नेगेटिव आंसर भी होता है। मतलब मैं अगर पूछ रहा हूँ तो मैं ये फेवरेबल आंसर नहीं होगा कि हाँ मैं पूछ रहा हूँ क्लियर है तो बस हाँ बोलना है, नहीं क्लियर है तो वो लोग भी बोलो कि नहीं क्लियर है सर, उनका ज्यादा रिस्पॉन्स जो है मैटर करता है। सर वापस से बता दीजिए। हाँ देखो, अगर मुझे इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन कैलकुलेट करना तो बेसिकली कंडक्शन बैंड में ही इलेक्ट्रॉन पॉसिबल है, फ्री इलेक्ट्रॉन। तो कंडक्शन बैंड में फ्री इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन कैलकुलेट करना है। अगर कंडक्शन बैंड में फ्री इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन कैलकुलेट करना है तो मैं प्रोबेबिलिटी थ्योरी यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ। व्हाट इज प्रोबेबिलिटी थ्योरी? अगर प्रोबेबिलिटी में किसी भी चीज़ का नंबर कैलकुलेट करना है तो वहाँ पे हमको प्रोबेबिलिटी ऑफ वो चीज़ हैपनिंग, मतलब वो चीज़ होने की प्रोबेबिलिटी पता होनी चाहिए। दूसरा, वहाँ टोटल नंबर ऑफ जो भी हम कैलकुलेट करना चाहते हैं, सपोज यहाँ पे हम नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करना चाहते हैं तो इस पूरे स्टेट में, इस पूरे कंडक्शन बैंड में कितने स्पेस अवेलेबल हैं जो इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई कर सकते हैं, ये पता हो। सेकेंड, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के ऑक्यूपेशन की प्रोबेबिलिटी पता हो। क्लियर है? अगर मुझे पता लग गया है कि यहाँ टोटल 1000 नंबर ऑफ, लेट से 8000 ये स्टेट्स अवेलेबल हैं, स्टेट्स ये रियल नंबर नहीं है, इसको लिखना मत। सपोज यहाँ 1000 स्टेट्स अवेलेबल हैं, ये पता है मुझे, मतलब ऐसा समझो कि यहाँ 1000 चेयर अवेलेबल हैं, ठीक है। और मैं ये बोल रहा हूँ कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितने परसेंटेज चांसेस हैं, यानी प्रोबेबिलिटी क्या है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के आने की ही प्रोबेबिलिटी अगर मुझे पता है। मैं बोल रहा हूँ लेट्स से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की आने की प्रोबेबिलिटी 50% है, मतलब 50% चांसेस हैं। स्क्रीन ब्लर हो रही है। लेट्स से यहाँ 50% चांसेस हैं कि ये स्टेट ऑक्यूपाई होगा इलेक्ट्रॉन्स से। तो मैंने परसेंटेज ऑफ ऑक्यूपेशन पता किया और टोटल नंबर ऑफ सीट्स जो ऑक्यूपाई हो सकती हैं वो पता किया और दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया, तो मुझे टोटल सीट जो ऑक्यूपाई होंगे वो पता लग जाएंगे। और सिंपल सेंस में अगर जाओ तो ऐसे समझो कि क्लास में, तुम्हारे 3rd सेमेस्टर की क्लास में, सपोज कॉलेज में टोटल 100 सीट्स हैं और मुझे किसी भी एक दिन पता करना है कि बच्चे कितने आने वाले हैं। तो पहले मुझे उस दिन का, उस पर्टिकुलर डे का मुझे ये डेटा पता होना चाहिए कि परसेंटेज ऑफ प्रोबेबिलिटी या परसेंटेज ऑफ चांस क्या है उस दिन बच्चों के आने की, ठीक है। तो मैक्सिमम नंबर मुझे पता है कि मैक्सिमम 100 सीट हैं, मैक्सिमम 100 सीट हैं, और जो प्रोबेबिलिटी है उनके आने की दैट इज लेट से 60% उस दिन पर्टिकुलर डे में। तो टोटल जो सीट ऑक्यूपाई होंगी दैट विल बी 60, उस 60 बच्चे प्रेजेंट होंगे उस दिन।
ऐसा ही मैंने थ्योरी यहाँ पे लगाया हुआ है कंडक्शन बैंड के एनालिसिस के लिए कि कंडक्शन बैंड में टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स मैंने पता कर लिया कि टोटल नंबर ऑफ कितने स्टेट्स हैं और उन स्टेट्स के इलेक्ट्रॉन से फिल होने की प्रोबेबिलिटी पता की 50% है, लेट्स से। ठीक है, ये पूरा एग्जाम्पल मैंने बताया। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से हमको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में पता लग जाएंगे। अभी क्लियर है? यस सर। हाँ, तो मैंने ये जो मैंने थ्योरी लगाई है, इस थ्योरी के लिए मुझे 2 डेटा की ज़रूरत है। फर्स्ट वन इज प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टेट बीइंग ऑक्यूपाइड बाय इलेक्ट्रॉन। फर्स्ट वन इज, फिर से बोल रहा हूँ, पहली चीज़ जिसकी ज़रूरत है दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ कंडक्शन बैंड टू बी ऑक्यूपाइड बाय इलेक्ट्रॉन। ये प्रोबेबिलिटी फंक्शन पता होना चाहिए। दूसरा, सर वो 50% प्रोबेबिलिटी सर पर स्टेट की है ना, मतलब जैसे 1000 स्टेट हैं, एक स्टेट फिल होने की 50% प्रोबेबिलिटी है। नहीं बेटा, टोटल स्टेट्स की, एक की क्यों? एक स्टेट के ऑक्यूपाई होने की ऐसा थोड़ी होगा भाई। अगर एक सीट है तो उस पर या तो बैठोगे या तो नहीं बैठोगे, इसकी तो प्रोबेबिलिटी इधर 0 या 1 होगी। ऐसा थोड़ी होगा कि आधा आके बैठ गया आधा खड़ा रहेगा। टोटल स्टेट्स की 50%। हाँ, ऑब्वियसली टोटल की होगी। अगर मैं कुछ बोल रहा हूँ जैसे चेयर पे तुम बैठोगे, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या 50% हो सकती है कि बैठोगे या नहीं बैठोगे, या तो बैठोगे या तो नहीं बैठोगे। प्रोबेबिलिटी हम किसकी निकाल रहे हैं कि अगर टोटल चेयर है हमारे पास, उसमें कितने बच्चे आके बैठ सकते हैं, दैट इज नॉट फिक्स्ड। 100 चेयर है, 100 में से कितने चेयर ऑक्यूपाई होंगे ये हमको नहीं पता। पर जो चेयर, एक स्पेसिफिक चेयर की अगर मैं बात करता हूँ तो वो या तो ऑक्यूपाई होगी या तो ऑक्यूपाई नहीं होगी। जी सर, आगे समझ। तो यहाँ पे हमको 2 डेटा की जरूरत है। पहला डेटा प्रोबेबिलिटी ऑफ कंडक्शन बैंड, प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक मिनट, प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में जो आ सकते हैं, और दूसरी नंबर ऑफ स्टेट्स कंडक्शन बैंड में जो अवेलेबल हैं। तो दोनों चीज़ों की जरूरत है। तो पहला प्रोबेबिलिटी फंक्शन, प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन बीइंग फिल्ड बाय कंडक्शन बैंड, फिल्ड इन कंडक्शन बैंड, इसके लिए मैंने एक प्रोबेबिलिटी फंक्शन दिया है एफ ऑफ पी। क्योंकि हमको एग्जैक्ट वैल्यू जो है, हमने अभी 50% की वैल्यू ली है, ये हमको पता नहीं है कि इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे कितने % आ सकते हैं। इसके लिए मैंने एक डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन लिया है, ये दिस इज प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। इसको हम बोलते हैं फर्मी डिराक डिस्ट्रीब्यूशन। ये बताता है प्रोबेबिलिटी उस पर्टिकुलर बैंड की, मात्र कंडक्शन बैंड की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, किसी भी बैंड की। हाँ, तो उसके लिए हमको क्या, एक एनर्जी लेवल ई की जरूरत होगी, जहाँ पे हमको ऑक्यूपेशन देखना है कि ये स्टेट ऑक्यूपाइड है या नहीं। हाँ, तो ये फंक्शन क्या है, 1/1 प्लस ई पावर ई माइनस ई एफ ओवर के टी। अब उसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं। अब मुझे ये बताओ, जब इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में एब्सोल्यूट जीरो, कैसे आया? ये बेटा डिराइव्ड फार्मूला है ना, अभी मैंने इसको डायरेक्टली यूज़ किया है। अब ये आया कैसे, वॉइस ब्रेक हो रही है। वॉइस ब्रेक बेटा नेटवर्क के कारण हो रही होगी। अगर बहुत सारे लोगों को हो रही है तो मैं फिर से रीस्टार्ट करूं, और अगर कुछ लोगों को है तो मे भी तुम लोगों का नेटवर्क इशू है। बहुत सारे लोगों को वॉइस की प्रॉब्लम हो रही है क्या? वॉइस क्लियर नहीं है? नहीं, बाकी लोगों को क्लियर है। ठीक है, तो क्लियर है, ओके 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 क्लियर है। तो जिसका अगर ऐसे 1-2 लोगों का आता है तो मैसेज करो और नेटवर्क थोड़ा सा चेक करो, लैग के कारण हो सकता है। और अगर ऐसा हो रहा है तो रीजॉइन कर लो डिस्कनेक्ट करके। ठीक है, रीजॉइन करोगे, मैं रिक्वेस्ट यहाँ से एक्सेप्ट कर दूंगा, तो मे बी जो है प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। हाँ, तो बेटा ये फार्मूला जो है मैंने डायरेक्टली यूज़ किया, ये डिराइव्ड फार्मूला फर्मी डिराक। हाँ, अभी आया कहाँ से है वो, और क्या कहते हैं, मैथमेटिक्स जो डीप मैथमेटिक्स है वहाँ हम नहीं जाना चाहते, क्योंकि हमारा वो यूज़ ही नहीं है। बस हम प्रोबेबिलिटी फंक्शन का यूज़ यहाँ पे कैसे कर रहे हैं वो देखो। ठीक है, और इतना कुछ ज़्यादा मैथमेटिक्स इन्वॉल्व नहीं है। अभी मैं अगली जो सर 2 लाइन, सेमेस्टर में फिजिक्स में भी ये सेम फॉर्मूला यूज हुआ था, मैंने पढ़ा हुआ है लेकिन एग्जैक्टली। डिराइव नहीं था उसमें, इसलिए। क्या चीज़ डिराइव किया था वहाँ? सर नहीं, डिराइव नहीं था। हाँ, डिराइव, वही मैं बोल रहा हूँ कि वो डिराइव इसलिए नहीं है क्योंकि नेक्स्ट वाली लाइन में जो मैं तुमको एक्सप्लेन करूंगा प्रोबेबिलिटी, तो वहाँ से तुमको समझ में आ जाएगा कि एग्जैक्टली जो हमने ऑब्जर्वेशंस इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के लिए किए हैं और कंडक्शन बैंड और बैलेंस बैंड में, वही एनालिसिस हमने मैथमेटिकली लिखा हुआ है। ठीक है, ये मैथमेटिकली डायरेक्टली रिटर्न फंक्शन है। कैसे लिख सकते हैं, अगर हम कंडक्शन बैंड और बैलेंस बैंड का एनालिसिस हमको पता है, अगली 2 लाइन में तुमको समझ में आ जाएगा कि क्यों ऐसा लिखा हुआ है।
तो मुझे ये बताओ कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में एट 0 डिग्री केल्विन, एट यहाँ लिखा हूँ, ठीक है, एट T इक्वल टू 0 डिग्री केल्विन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में कंडक्शन बैंड में कितने फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं? 0. क्लियर है बाकी लोगों को? Yes, sir. हाँ, एक मिनट, क्या कहते हैं, एक मैंने जो है, हाँ, एक चीज मैंने थोड़ा सा गलत बोल दी इसमें। इसके पहले मैंने प्रोबेबिलिटी फंक्शन को शायद ये बोला है कि ये प्रोबेबिलिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन बता रहा है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, हाँ, नॉट फ्री इलेक्ट्रॉन, एक्चुअली इलेक्ट्रॉन ओनली, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये, ठीक है। जैसे ही हम कंडक्शन बैंड की बात करेंगे तो ऑटोमेटिकली फ्री इलेक्ट्रॉन हो जाएगा और बैलेंस बैंड में वो फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, ठीक है। अभी नेक्स्ट वाली लाइन में वो चीज़ और क्लियर हो जाएगी। T इक्वल टू 0 डिग्री केल्विन में तुमने बताया कि प्रोबेबिलिटी इलेक्ट्रॉन के कंडक्शन बैंड में होने की कितनी होगी? 0, नहीं होते हैं इलेक्ट्रॉन। 0 डिग्री केल्विन में कोई भी इलेक्ट्रॉन अवेलेबल नहीं होता कंडक्शन बैंड में, और बैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन ओनली, फ्री नॉट फ्री इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की बात करो, बाउंड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। हाँ, बाउंड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो वो थोड़ा सा मैंने जो है बीच में प्रोबेबिलिटी फंक्शन में फ्री इलेक्ट्रॉन बोला है, दैट इज नॉट फ्री इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन ओनली, ठीक है। दिस इज द फंक्शन ऑफ कैलकुलेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो हम देखते हैं 0 डिग्री केल्विन में एनालिसिस करते हैं। फंक्शन है हमारा एफ ऑफ ई इक्वल टू 1/1 प्लस ई पावर ई माइनस ई एफ ओवर के टी, ठीक है, ये फंक्शन। अब इस फंक्शन में हम t की वैल्यू क्या रखने वाले हैं? 0 डिग्री। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी? देखो 1/1 प्लस e के पास e माइनस ई एफ ओवर के टी लिखा है, t की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो ये टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी? e to the power infinity. e पावर इंफिनिटी। क्लियर है सब लोगों को? सर मेरे को कंफ्यूजन है, टेम्परेचर में आप 0 डिग्री केल्विन क्यों ले रहे हैं? मतलब केल्विन के साथ डिग्री थोड़ी नहीं लगती है। किसने बोला तुमको? सर मैंने पढ़ा था सर। डिग्री सेल्सियस, डिग्री केल्विन। सर उसमें सिर्फ के लिख देते ना साथ में, डिग्री नहीं लगाते शायद। मे बी पॉसिबल है, आई थिंक। बाकी लोग बताओ, डिग्री यूज नहीं करते हैं क्या? सर मैंने गूगल भी किया, इसीलिए एक बार चेक कर लिया। हाँ, ठीक है, तो ये कोई बड़ा डाउट नहीं है। अगर डिग्री नहीं है तो हटा देते हैं। 0 केल्विन ये तुम्हारा में भी हो सकता है, पॉसिबल है, ठीक है। 0 केल्विन, ठीक है, 0 कुछ लोग केल्विन डिग्री केल्विन भी लेते हैं। जब, हाँ, ये देखना होगा एक्चुअली देखो, डिग्री सेल्सियस, डिग्री केल्विन, ये टेम्परेचर को जो है डिग्री के बाद जो यूनिट है ना वो डिनोट करता है कि व्हाट इज एग्जैक्टली यूनिट। डिग्री से कुछ जो है सेंस नहीं होता, तो मे भी जो तुम बोल रहे हो भी सकता है या नहीं हो सकता, तुम चेक कर लेना, बट यहाँ पे उससे कुछ प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। मैं 0 डिग्री केल्विन लिखूंगा, 0 केल्विन एग्जैक्टली वैल्यू इज 0, ठीक है। तो डिग्री केल्विन इज यूनिट और ओनली केल्विन, वो चेक कर लेना कि डिग्री केल्विन होता है या नहीं होता है, ये हो सकता है, पॉसिबल है, ठीक है, वो चेक कर लो। शायद मैंने कुछ जगह जो है डिग्री केल्विन देखा हुआ है, लिखा हुआ, इसलिए नोटेशंस में डिग्री केल्विन मैंने लिखा, नहीं होगा तो उसको करेक्ट कर लेना। डिग्री केल्विन का नहीं होगा तो ये डिग्री हटा देना, ठीक है, ये कोई बड़ा इशू नहीं है। हम यहाँ पे वैल्यू की बात कर रहे हैं कि व्हेन t इज 0, ठीक है, तो हम यहाँ पे t को 0 पुट करेंगे तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी? e पावर e माइनस ई एफ ओवर 0, तो समथिंग ओवर 0 इज इन्फिनाइट, तो ये वैल्यू इन्फिनाइट हो जाएगी। क्लियर है? बोलो रिस्पॉन्स तो दो थोड़ा। यस सर, क्लियर। हाँ, तो यहाँ हम दो केसेस की बात कर रहे हैं। पहला केस ध्यान से देखना, केस वन व्हेन E इज ग्रेटर देन EF, व्हेन E इज ग्रेटर देन EF, मतलब हमने एक एनर्जी लेवल कंसीडर किया है जो कि कहाँ पे है, कहाँ है बोलो? फर्मी लेवल से अब फर्मी लेवल के ऊपर है, बिकॉज E ग्रेटर देन EF, तो एनर्जी की स्केल वर्टिकल स्केल है। तो EF अगर कहीं पे लाई कर रहा है, लेट्स से EF कहीं पे भी है, तो E कहाँ पे होगा? अगर E ग्रेटर देन EF ले रहे हैं तो E ऊपर होगा EF के। यस सर। ठीक है,
तो उस केस में क्योंकि E ग्रेटर देन EF है तो ये टोटल वैल्यू क्या होगी? पॉजिटिव होगी। पॉजिटिव। दिस डिफरेंस विल बी पॉजिटिव। E माइनस EF इज पॉजिटिव। तो इस केस में इनफाइनाइट हो जाएगा, सॉरी हाँ, E पावर प्लस इनफाइनाइट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ f ऑफ E इज इक्वल टू, इस केस में 1/1 प्लस E पावर प्लस इनफाइनाइट होगा। हाँ, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी टोटल? E पावर इन्फिनिटी इज 0। सर टोटल वैल्यू 0 हो जाएगी, 1 0 हो अपॉन जाएगी। इंफिनिटी हो जाएगा। ओके, 1 अपॉन इन्फिनिटी हो जाएगा, टोटल वैल्यू 0 हो जाएगी। क्लियर है? तो f ऑफ E क्या था? प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो probability of finding of electron when we are taking any energy level above Fermi energy is 0. Condition is temperature 0 Kelvin है। क्लियर है? एब्सोल्यूट 0 की बात हो रही है। केस 2, यस सर क्लियर। केस 2, लेट्स से वी आर टेकिंग एन एनर्जी लेवल E less than EF, E less than EF। e टू द पावर माइनस इंफिनिटी। अब सब लोग बता सकते हो क्या हो जाएगा यहाँ? f ऑफ E की वैल्यू क्या होगी? 1/1 प्लस, अब ये वाला डिफरेंस जो है, दिस डिफरेंस विल बिकम नेगेटिव, ये नेगेटिव हो जाएगा E Yes, माइनस sir. EF। तो नेगेटिव ओवर 0, तो साइन e मैटर टू द करता है पावर यहाँ, माइनस E पावर माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 इन्फिनिटी। 1 इन्फिनिटी। E पावर माइनस इन्फिनिटी को लिख सकते हैं 1 अपॉन E पावर इन्फिनिटी। यस 1 आएगा। तो 1 अपॉन E पावर इन्फिनिटी हो So, जाएगा 1 1 by अपॉन 2. इन्फिनिटी 1 बाय यस सर 1 होगा। 1 होगा बेटा। मैथमेटिक्स तो क्या कहते हैं, थोड़ा सा जो है मैथमेटिक्स लगा हुआ है। ये इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन E पावर इन्फिनाइट, 1 अपॉन E पावर इन्फिनाइट इज 1 अपॉन इन्फिनाइट। तो ये टोटल वैल्यू 0 हो जाएगी। 1 अपॉन 1 प्लस 0 इज 1, 1 अपॉन 1 प्लस 0। सर e टू द पावर 0 1 हो जाएगा ना? बट E पावर 0 कहाँ है यहाँ? E पावर माइनस इन्फिनाइट है ना, 0 कहाँ है? t इक्वल टू 0 में when t is 0 तो और E माइनस EF का डिफरेंस नेगेटिव है, तो ये टोटल वैल्यू नेगेटिव बटा 0। ओके सर, माय मिस्टेक, सॉरी। बस मैं इनफाइनाइट की साइन की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये 1 वैल्यू हो जाएगी। तो समझो अब ध्यान से कि हमने दो एनर्जी लेवल की बात की है, एक फर्मी के ऊपर है और एक फर्मी के नीचे है। कब? 0 टेम्परेचर पे। तो 0 टेम्परेचर में हमारा इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बोलता है कि कंडक्शन बैंड में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे और बैलेंस बैंड में सारे इलेक्ट्रॉन होंगे। यही एनालिसिस है, बताओ। यही है ना एनालिसिस कि कंडक्शन बैंड में कोई भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट Yes, नहीं sir. होगा और बैलेंस बैंड में सारे के सारे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे। और यही मैथमेटिकल मॉडल हमने बना लिया है। तो ये तो तुम्हारा फंक्शन है। डायरेक्टली ऐसा भी समझ सकते हो कि हमने ये थ्योरी से ही रिलेट करके ये वैल्यू लिखी हुई है। दिस प्रोबेबिलिटी फंक्शन इज एग्जैक्टली एक्सप्लेनिंग द बिहेवियर ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एट 0 डिग्री केल्विन। ये 0 केल्विन जो भी डिग्री है या नहीं है, अभी एक नया डाउट है डिग्री वाला। ये कल तुम लोग देख के मेरे को बताना, बाकी सब लोग डिग्री होता है या नहीं। ठीक है, तो ये हमने प्रोबेबिलिटी निकाल ली है। तो अब मुझे ये बताओ, मैं बैंड की बात कर रहा हूँ। दिस इज बैलेंस बैंड, दिस इज कंडक्शन बैंड। फर्मी एनर्जी लेवल कहाँ पे होना चाहिए? एग्जैक्ट वैल्यू मत बताओ, एग्जैक्ट मतलब लोकेशन मत बताओ, पर कहाँ पॉसिबल है इस पूरे स्केल में? कहाँ होनी चाहिए? यहाँ होनी चाहिए, यहाँ होनी चाहिए, यहाँ होनी चाहिए, इसके ऊपर होनी चाहिए, इसके नीचे होनी चाहिए। कहाँ पॉसिबिलिटी है? अब पॉसिबिलिटी के लिए फिर से देखो ये एनालिसिस। पॉसिबिलिटी के लिए एक बार एनालिसिस देखो। एनालिसिस ये बोल रहा है फर्मी एनर्जी लेवल वो लेवल है जिसके ऊपर, इस एनालिसिस को बोल रहा हूँ, देखो मैं, फर्मी एनर्जी लेवल इज अ लेवल अबव विच ऑल स्टेट्स आर एम्प्टी। ठीक है, फिर से मैं बोल रहा हूँ हिंदी में, फर्मी एनर्जी लेवल वो लेवल है जिसके ऊपर के सारे स्टेट्स में इलेक्ट्रॉन नहीं होते या वो एम्प्टी होते हैं, खाली होते हैं। यहाँ से निकाला प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन 0, मतलब कि एम्प्टी है। और फर्मी एनर्जी लेवल इज अ लेवल बिलो विच
probability of finding of electron is 100%. Yeah, Fermi energy level is a level below which all states are filled. All states are filled. मतलब वहाँ इलेक्ट्रॉन हैं. फर्मी एनर्जी लेवल वो लेवल है. कंडक्शन बैंड सर बिटवीन कंडक्शन एंड वैलेंस बैंड. हाँ, क्लियर है. बिटवीन कंडक्शन एंड वैलेंस बैंड. देखो यहाँ पे, अब इसी चीज को मैं यहाँ पे बना रहा हूँ. सपोज दिस इज द लेवल, फर्मी एनर्जी लेवल. लेट्स से दिस इज द लेवल. सर उसकी प्रोबेबिलिटी भी इसलिए हम नहीं निकाल पाएंगे. उसमें 0 - 0 मतलब अगर हम फॉर्मूले में रखेंगे EF = E तो उसमें नॉट पॉसिबल. नहीं, वी विल पुट E = EF. वो आगे देखेंगे. ठीक है, वो आगे देखेंगे. तो क्या है एग्जैक्टली कि फर्मी एनर्जी लेवल के ऊपर के सारे लेवल एम्प्टी होंगे. एनर्जी लेवल के ऊपर के सारे लेवल एम्प्टी होंगे और फर्मी एनर्जी लेवल के नीचे के सारे लेवल फिल्ड होंगे इलेक्ट्रॉन से. किस टेम्परेचर में? 0 डिग्री. तो फर्मी एनर्जी लेवल यहाँ होना चाहिए इन दोनों के बीच में. अगर हम इसके ऊपर ले जाते हैं तो फर्मी एनर्जी के नीचे कंडक्शन बैंड हो जाएगा, तो वहाँ प्रोबेबिलिटी फिलिंग की आ जाएगी. तो फर्मी एनर्जी लेवल ऐसी जगह बनाना है जिसके ऊपर कंडक्शन बैंड हो, जिसके नीचे. क्यों? क्योंकि अगर ऊपर कंडक्शन होगा तो E > EF, मतलब EF कहाँ पे होगा? स्क्रीन में कुछ दिखाई दे रहा है? कनेक्टिविटी है? नो सर. नो सर. कैमरा ऑफ हो गया. एक वेट करना है. कनेक्टिविटी कैसी है? आई थिंक कैमरा चालू है. अभी दिखाई दे रहा है? यस सर. हाँ, ठीक है. तो फर्मी एनर्जी लेवल, मैं ये बोल रहा हूँ कि फर्मी एनर्जी लेवल ऐसी जगह होना चाहिए जिसके ऊपर E > EF. समझो E > EF मतलब ये वाला रीजन. व्हेन वी आर सेइंग E > EF मतलब EF के ऊपर. दिस रीजन इज E > EF एंड दिस रीजन EF के नीचे. दिस रीजन इज E < EF. ठीक है. तो E > EF वाला रीजन एम्प्टी होगा, तो फर्मी एनर्जी को नीचे ही होना पड़ेगा कंडक्शन के, बिकॉज कंडक्शन E > EF में पॉसिबल है और कंडक्शन एम्प्टी है. ऐसे ही बैलेंस बैंड E < EF में पॉसिबल है और वो फील्ड है. तो EF मस्ट बी अबव EV एंड EF मस्ट बी बिलो EC. EF को EV के ऊपर होना जरूरी है और EC के नीचे होना जरूरी है. ये कंसेप्ट कितने लोगों को क्लियर है कि EF EC और EV के सेंटर में होगा या EC के नीचे और EV के ऊपर होगा? क्लियर? किसको नहीं है? ऐसे पूछना ज्यादा अच्छा है. किसको नहीं है क्लियर? म्यूट से हटा के बताओ किसको क्लियर नहीं है. सर फिर EF और EV के बीच में प्रोबेबिलिटी आएगी क्या? जैसे अकॉर्डिंग टू द फार्मूला उसमें 1 से. हाँ, वो अभी बेटा आके देखेंगे. अभी वो वाली बात मत करो. जब भी मैंने ऊपर और नीचे जहाँ बताया है वहाँ पे देखते हैं. एट EF भी प्रोबेबिलिटी होगी. ठीक है, क्योंकि मैथमेटिकल जो है वैल्यू आएगी तो वहाँ प्रोबेबिलिटी जो है 50% है. अब वो आगे हम डिस्कस करेंगे. अभी मेरे को बस ये बताओ कि लोकेशन ऑफ EF. ठीक है, बट सुनो, वो जो तुम पूछ रहे हो ना, तुम्हारा डाउट मैं यहाँ पे थोड़ा सा क्लियर कर दे रहा हूँ. दैट डज नॉट मेक एनी सेंस एट EF, क्योंकि वो फॉरबिडन एनर्जी लेवल पे है. ठीक है, तो वो जो ट्रांजिशन वाला क्या कहते हैं मूवमेंट है, उस मूवमेंट पे प्रोबेबिलिटी की बात हो रही है. ठीक है, अभी हम सिर्फ EF
के ऊपर मतलब ईसी वाले रीजन पे और ईएफ के नीचे मतलब ईवी वाले रीजन की बात कर रहे हैं। इस रीजन को हम ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं कि इस रीजन पे और इस रीजन पे एट वाली वैल्यू पे एट ईएफ जो है उसको अभी हम कंसीडर नहीं कर रहे हैं, या उसको कंसीडर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कंसंट्रेशन हमारा यहाँ पे होगा या यहाँ पे होगा। हमने यहाँ पे कंसंट्रेशन कैलकुलेट ईएफ क्यों यहाँ पे है वो बताओ। और किसी को है क्या? आई थिंक किसी को नहीं होगा, क्या हो भी सकता है, बताओ किसी को है तो। और डेरिवेशन समझ में तभी आएगा जब एक एक पॉइंट जो है तुम्हारा क्लियर होगा, नहीं तो फिर नहीं कर पाओगे। सर वहाँ पे आयन फॉर्म होते हैं, इसीलिए वहाँ पे प्रोबेबिलिटी आ रही है क्या? ईएफ में जी सर, ईएफ और ईवी के बीच में जो बनते हैं आयन बनते हैं ना उनके। नहीं, वहाँ पे उसके कारण नहीं आ रही है। अभी के लिए थोड़ी देर के लिए एट ईएफ जो है उसको हम इग्नोर करते हैं, ठीक है? या तुम समझो कि ईएफ पे हम कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं, वी आर कैलकुलेटिंग अबव ईएफ एंड बिलो ईएफ। जी सर, ठीक है। हाँ, तो ये मैंने जो है तुम लोगों को वैल्यूज बता दी T = 0 डिग्री केल्विन में। अब मैं तुम लोगों को अगर समझ में आ गया है तो मैं तुमको एक टास्क दे रहा हूँ। टास्क ये है कि तुमको प्लॉट करना है, प्लॉट बनाना है। प्लॉट किसके बीच में बनाना है? ई एनर्जी और तुमको प्लॉट बनाना है ई और एफ और ई के बीच में किस टेम्परेचर पे? T = 0 डिग्री केल्विन पे। कैसे बनाओगे प्लॉट? देखो कैसे बनाना है। ई एफ से ऊपर एफ ई की वैल्यू पता है, तो ये एफ ई है और ये ई है। ई की रेंज पता है, ई की दूसरी रेंज पता है और इस पर भी वैल्यू पता है। क्लियर है? तो तुमको एक प्लॉट बनाना है बिटवीन ई एंड एफ ऑफ ई। कितने लोग बना सकते हैं? ट्राई करो। थोड़ा सा लेक्चर एक्सटेंड होगा तो दिक्कत तो नहीं है। मैं डेरिवेशन आज कंप्लीट कर दूं या फिर जो है नेक्स्ट वाली क्लास के लिए करें? आज का टॉपिक मतलब कहीं इन बिटवीन एंड करके कंटिन्यूस रहेगा तो तुम लोगों को दिक्कत तो नहीं है? बताओ, अगर आधा घंटे और एक्सटेंड करूं 1:30 तक। ऐसा करते हैं कि अभी ये प्लॉट बनाते हैं, ठीक है? और एक और फंक्शन बताता हूँ, फिर आगे का डेरिवेशन अगली वाली क्लास में करेंगे। अभी यहीं तक जो है, क्योंकि थोड़ा बड़ा डेरिवेशन है, मे भी आधे घंटे से भी ज़्यादा लग जाए एक्सप्लेन करने में, तो कल वाली क्लास में करूँगा। कल भी मेरी क्लास है। तुम लोगों को मैंने ये जो है ई और एफ ई के बीच में एक प्लॉट बनाने के लिए बोला है। सुनाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है? सुनाई अगर दे रहा हो तो एक प्लॉट बनाओ जल्दी से, ठीक है? और मैं नाम लूँगा तो वीडियो फीड ऑन करके मेरे को जो है वो प्लॉट दिखाना। सुनाई दे रहा है ना सबको? रिस्पॉन्स तो तुमसे पूछा तो तुम लोग शांत हो गए, साइलेंट मोड में चले गए सारे के सारे। सुनाई दे रहा है? ठीक है, बाकी लोग प्लॉट बनाओ। अच्छा, मैं भी हो सकता है प्लॉट बनाने में बिजी हो गए। 2 मिनट में बन सकता है, 2 मिनट वेट करते हैं। 2 मिनट बाकी लोग प्लॉट बनाओ, और जिसको कुछ अगर डाउट है तो वो डाउट मुझसे पूछो म्यूट से हटा के। तब तक अभी तक जो हुआ है उस पर प्लॉट किसके बीच में बनाना है? बिटवीन एफ ऑफ ई, मतलब फर्मी डिराक फंक्शन यानी प्रोबेबिलिटी फंक्शन एफ ऑफ ई और ई और एफ ऑफ ई के बीच में। और सुनो, गूगल करके मत बता देना मेरे को। बहुत सारे लोग जो स्मार्ट होंगे गूगल कर लेंगे। तो एक चीज मैं तुम लोगों को बता दूं, दिमाग इतना लगाओ कि नहीं बनेगा, सही है। अगर गूगल करोगे आंसर बताने के लिए, ये आंसर बता दिया मैंने जल्दी से, तो तुम लोग कभी अपने दिमाग को जो है उस लेवल पे लेके नहीं आ पाओगे जहाँ पे एक्सप्लोर किया जा सकता है। थोड़ा सा जो है सोचो,
दिमाग लगाओ, गलत बनने से ज़्यादा कुछ नहीं होगा। तो हमेशा कोशिश ये करना कि बिना देखे कभी भी कोई, मतलब मैं ये जानता तुम लोगों को जो है एक चीज़ बता रहा हूँ कि कभी भी प्रिपरेशन करते हो तो इनिशियली कोशिश करना कि खुद से जितना भी दिमाग तुम्हारा खर्च हो जाए, ठीक है, अपने दिमाग में एंगेज करके रखो, कोशिश करो कि खुद से बने। नहीं बनता तो सॉल्यूशन की तरफ देखो, एटलीस्ट आधे घंटे दो उस चीज़ को। सर मैंने ट्राई किया सर। वीडियो फीड चालू करो अपना। सर कैसे ऑन करें वीडियो? वीडियो तुम्हारा, हाँ वीडियो फीड वहाँ से चालू हो जाएगा ना। मैंने यहाँ से लॉक नहीं किया कुछ भी। अपना वीडियो कैमरा टर्न ऑन करो। सर ऑन है, एक सेकेंड। नाम क्या है? सर विकास। विकास। सर ये देखिए विकास, एक मिनट देखो, थोड़ा सा व्यू चेंज कर लो। सर यहाँ से जो है EF के नीचे जो है 0 प्रोबेबिलिटी, ये FE हो गया, और EF के ऊपर जो है 1 होगी। एक मिनट, तुम्हारा फीड मुझे, हाँ स्क्रीन थोड़ा सा देखना होगा। एक मिनट रुकना ना, मैं थोड़ा सा व्यू चेंज कर रहा हूँ, थोड़ा सा साइड जो है क्लियर नहीं है, उसको होल्ड करके रखो उसी पे। एफ ऑफ ई, अब मुझे ये बताओ एफ ऑफ ई कहाँ है, पहले नाम लिखो। सर यहाँ हाँ एफ ऑफ ई, हाँ ठीक है। और ये E की एक्सिस है, और ये EF मैंने इमेजिन कर लिया कि यहाँ तक हो। अच्छा जी, और यहाँ से मतलब EF के नीचे जो है 0 का है ये अप टू दिस, और उसके बाद जैसे EF। अच्छा अभी बताओ ई बिलो EF क्या है? एफ ई की वैल्यू ई लेस देन EF में सर यहाँ से यहाँ तक बार बनाया है। नहीं, जो मैंने बताया है वो देखो, जो मैंने बताया है उसमें क्या है वैल्यू बिलो EF? सर बिलो EF सर उल्टा बना दिया। हाँ, बाकी लोग बताओ, बाकी लोग की स्क्रीन प्रिंट करके रखना है ना सर ईजी होगा। नहीं मतलब बोल के मत बताओ। और किसी ने बनाया क्या प्लॉट? और किसने बनाया प्लॉट? जो भी प्लॉट बना चुका है वो अपना वीडियो फीड चालू करके अपनी कॉपी को दिखाओ, कैमरा का व्यू चेंज करके। थोड़ा सा दूर करो बेटा दिखने का, और ऊपर करो, थोड़ा सा ऊपर करो। नहीं हाँ, और बाकी लोग दिखाओ। ठीक है, ऑफ कर लो। सपना दिखाओ। स्क्रीन वीडियो फिर चालू किया है ना सपना तुमने? यस सर। एक मिनट, ये किसका है? अनुपम का है। अच्छा ठीक है। नहीं सर प्रेजेंट कैसे करना है? डायरेक्टली तुम स्क्रीन ऑन करो अपना, मैं तुम्हारी स्क्रीन में देख लूँगा, तो अपने स्क्रीन ऑन कर करो। धीरज ठीक है, बहुत सारे लोगों ने प्लॉट किया है। विश्लेषण और बाकी लोग बताओ। विकास तुम्हारा डायग्राम थोड़ा सा मेरे को और झूठ पास करके दिखाना। करता हूँ तुम्हारा, ठीक है। तुम्हारा ये है एफ ऑफ ई वर्सेस ई। हाँ, अब और बताओ, और किसने बनाया है? मैं पिन कर रहा हूँ उसी का वीडियो सर। हाँ नाम बताओ। सर गौरव पाटिल। हाँ चालू करो, ठीक है। हाँ और कोई और? ठीक है, हटा दो। अपने क्या कहते हैं वीडियो फीड में करोगे?
म्यूट से हटाओगे तो स्क्रीन अपने आप आ जाएगी, म्यूट से हटा के, जिसने भी बनाया है म्यूट से हटा के और वीडियो चालू करके रखो, ऑटोमेटिकली वो आ जाएगा। मैं पिन कर दूंगा उसको। बाकी लोगों ने नहीं बनाया, क्या दिक्कत है भाई? ट्रांसलेशन एक मिनट, हाँ तुम लोग ऑन करके अपने अपने रखो, मैं यहाँ पे फीड करते जा रहा हूँ। ये स्पॉट टाइम भी बहुत हो चुका है। सबको स्क्रीन में दिखाई दे रहा है ना नोट्स? Yes, sir. हाँ ठीक है। देखो कुछ लोगों ने ठीक बनाया है और कुछ लोगों ने गलत बनाया है। When we are saying कि E greater than EF और E less than EF, मतलब एक हमको एक लेवल एनर्जी वाले लेवल में हमको एक लेवल कंसीडर करना होगा फर्मी EF, ठीक है। तो ये E की स्केल है, दिस इज द स्केल ऑफ E। तो हम लेट्स से ये EF है, सेंटर में कहीं मैं लेता हूँ, ये EF है, इसको मैंने EF कंसीडर कर लिया। लेट्स से दिस इज EF। ये एनर्जी लेवल है EF, ठीक है। तो इसके ऊपर जो सारा स्टेट होगा, क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है ना? सर इमेज डिस्टॉर्टेड आ रही है। हाँ अभी ठीक हो गया, अभी अब ठीक है। यस सर। तो EF के ऊपर जो सारे लेवल हैं, EF के ऊपर जो सारे लेवल हैं, उसमें प्रोबेबिलिटी कितनी है बताओ? सर 0 EF के ऊपर सारे स्टेट्स की प्रोबेबिलिटी, अलग अलग आंसर कैसे आ रहे हैं? 0 है या 1 है? 0 EF पे 0 है, ठीक है। तो मतलब इसके ऊपर सारे स्टेट्स क्या होंगे? 0 प्रोबेबिलिटी के साथ होंगे, और इसके नीचे सारे स्टेट्स 1 प्रोबेबिलिटी के साथ होंगे। क्लियर है? तो 0 और 1 कहाँ पे बनेगा? FE की वैल्यू हो सकती है 0 से 1 तक, ये 0 से 1 के बीच में होगा ना। ये हम 1 को मान लेते हैं कहीं यहाँ, लेट्स से दिस इज 1। ये तुमको पहले बनाना होगा प्लॉट में। FE की वैल्यू 0 से लेके 0 तो यहीं होगा, FE यहाँ से इंक्रीमेंटल, लेट्स से दिस इज 1। और हमने ऐसे ही E में एक लेवल मान लिया है EF। तो EF के नीचे, ठीक है, ये वाला रीजन मतलब E लेस देन EF, यहाँ प्रोबेबिलिटी है 1। तो यहाँ पे हर जगह, मतलब यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1, यहाँ पे हर जगह 1 1 1 ऐसे डॉटेड जो है, पहले हम ऐसे पॉइंट रखते हैं। कभी भी प्लॉट बनाना है तो इसको बोलते हैं पॉइंट टू पॉइंट, ठीक है। पॉइंट टू पॉइंट जो है हम प्लॉट करते हैं। E की वैल्यू 0 से थोड़ी ऊपर हुई, प्रोबेबिलिटी 1 है, ठीक है। इंक्रीमेंट करते गए, हर जगह प्रोबेबिलिटी 1 है, 1 1 1 टिल EF 1, मतलब E जस्ट लेस देन EF पे 1 है। तो इस लाइन को मैं सॉलिड कर दूंगा। ऐसे बनेगा E लेस देन EF पे, E लेस देन EF पे ऐसा बनेगा। कितने लोगों को क्लियर है? क्लियर है सर। हाँ, और E ग्रेटर देन EF पे ये हमेशा 0 पे होगा, 0 वाले एक्सिस पे। ये क्लियर है? E लेस देन EF पे ये हमेशा 0 पे होगा। ऐसे डिसकंटिन्यूअस प्लॉट बनेंगे, दो अलग अलग। क्यों? क्योंकि दो ही वैल्यू है। ये पूरा रीजन, अब देखो रीजन में यहाँ पे बना रहा हूँ। एक्चुअली थोड़ा सा हम जनरली जो वेरिएबल होता है उसको हॉरिजॉन्टल एक्सिस में लेते हैं, ठीक है, और वैल्यूज को वर्टिकल में। ये प्लॉट ट्विस्टेड है। हमने जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है उसको वर्टिकल में जनरली, जैसे हम क्या करते हैं, एक्स को वेरी करते हैं और मैग्नीट्यूड जो आता है उसको वाई में लेते हैं। तो यहाँ वाई में हमने वेरिएशन वाला लिया हुआ है और मैग्नीट्यूड वाले को हमने एक्स में लिया है। जैसे जनरल प्लॉट बनता है उसके ऑपोजिट बना हुआ है, बट ये थोड़ा सा कन्वीनियंट है बनाना, समझने के लिए, इसलिए ऐसा बनाया हुआ है। देखो मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ तुम लोगों को। ये जो पूरी रेंज है, ये
पूरी रेंज, ये E लेस देन EF है, और ये जो पूरी रेंज है ये E ग्रेटर देन EF है। तो इस पूरी रेंज में E लेस देन EF में वैल्यू हमेशा 1 है, और इस पूरी रेंज में वैल्यू हमेशा 0 है। ये 0 और ये 1, ये दोनों चीजें क्लियर है तो बताओ, नहीं है तो बताओ। किस क्लियर नहीं है ये प्लॉट? सर लेकिन ये बस प्रॉब्लम है कि मतलब EF में दोनों वैल्यू लाई करेंगे, 0 भी 1 भी, अकॉर्डिंग टू द नहीं। ग्राफ। E इक्वल टू EF में वैल्यू हो जाएगी हाफ, 50%। उसका मीन ले लेंगे क्या? नहीं, रख के देखो ना, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी फंक्शन में E इक्वल टू EF रखो, E पावर 0 हो जाएगा, E पावर 0 इज 1। ग्राफ के लिए बोल रहा हूँ, ग्राफ में देखिए EF में दोनों वैल्यू है। नहीं बता रहा हूँ मैं बेटा, रुको तो अभी पूरा हुआ ना, थोड़ा सा वेट करो तो आंसर आ जाएगा। अभी ये दोनों क्लियर है क्या? लेस देन और ग्रेटर देन, मैं EF की बात नहीं कर रहा हूँ, ये दोनों क्लियर है सबको? यस सर। हाँ, तो अब सर पेज पूरा शो नहीं हो रहा है इस साइड का। पूरा शो नहीं हो रहा, ऊपर का बोल रहा है या लेफ्ट? अभी है, अभी क्लियर है? यस सर, अब नीचे का हाइड हो सही गया है। है। हमारे स्क्रीन में हम दिखाई दे, मेरे स्क्रीन में अभी यस सर। ओके, ठीक है। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, इनको जो है डिसकंटिन्यूअस लाइन से कनेक्ट कर रहा हूँ प्लॉट को। अब तुम्हारा डाउट क्लियर हो जाएगा, जो विकास तुम्हारा डाउट है ना, E इक्वल टू EF। देखो E इक्वल टू EF में, ठीक है, कि इन दोनों के बीच में, मतलब 0 और 1 के बीच में, यहाँ ये एग्जैक्टली वैल्यू होगी। ये ट्रांजिशन वाला फेस हमने बनाया हुआ है, एग्जैक्ट वैल्यू यहाँ होगी। मतलब इस पॉइंट के बाद जस्ट ये स्विच कर जाएगा डिस्क्रीट यहाँ पे, और फिर सीधे जैसे ही बढ़ाओगे यहाँ पे स्विच कर जाएगा। ठीक है, अभी हम और भी वेरिएशन करेंगे तो और ज़्यादा E इक्वल टू EF वाली वैल्यू तुमको क्लियर हो जाएगी। थोड़ा और वेट करो, थोड़ा और। ठीक है, पहले मैंने तुमको वैल्यू बता दी कि E इक्वल टू EF पे अगर कैलकुलेट करते हो तो E इक्वल टू EF में f ऑफ E की वैल्यू हाफ होगी, ये हाफ यहाँ पे आएगा सेंटर में। ठीक है, तो अगर तुम मैथमेटिकल वैल्यू की बात कर रहे हो तो वो दोनों के बीच में नहीं होगा, एग्जैक्टली सेंटर में होगा। दोनों के बीच में कहीं भी नहीं, एग्जैक्टली सेंटर में यहाँ पे होगा। क्लियर है? ओके। हाँ, अभी आगे और देखते हैं। अभी ये बताओ, ये मैंने किस चीज के लिए बनाया है, ये किस टेम्परेचर के लिए बनाया है? T इक्वल टू 0 डिग्री केल्विन। ठीक है, यस सर। अब इसको थोड़ा सा साइड में रख के मैं दूसरे टेम्परेचर के लिए एनालिसिस करता हूँ। प्लॉट हम वही यूज करेंगे, है ना, प्लॉट हम सेम यूज करेंगे। लेट्स से सम टेम्परेचर T इक्वल टू T1 केल्विन्स दैट इज अबव 0 ऐसा डिग्री होगा, 0 केल्विन। ठीक है, लेट्स से सेकेंड टेम्परेचर है T इक्वल टू T1 जो कि 0 से ज़्यादा है। अब मुझे एनालिसिस वैसे बताओ, एनालिसिस बाइज जो हमने सेमीकंडक्टर में पढ़ा है, व्हेन वी इंक्रीज टेम्परेचर इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर तो कंडक्शन रेट में क्या होते हैं? सर इलेक्ट्रॉन इंक्रीज, कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होते हैं। ठीक है, कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन जो है जनरेट होते हैं, मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन बढ़ने लगते हैं। तो प्रोबेबिलिटी फंक्शन का एनालिसिस अगर हम करते हैं एट सम टेम्परेचर दैट इज अबव 0 केल्विन, तो जो वैल्यू है प्रोबेबिलिटी फंक्शन की अभी क्या आ रही थी? अबव EF अभी तक 0। ठीक है, तो अब अगर हमें टेम्परेचर बढ़ाया है तो वैल्यू 0 नहीं आनी चाहिए, 0 से ज्यादा होगी। सेकेंड एनालिसिस बिलो EF, मतलब कि बैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन पहले पूरे थे, अब जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वहाँ प्रोबेबिलिटी जो है इलेक्ट्रॉन के मिलने की, अब बढ़ेगी या कम होगी? कम होगी सर। कम होगी। बढ़ेगी कैसे बेटा? बैलेंस बैंड में तो इलेक्ट्रॉन कम होने लगे ना, ऊपर चले गए तो कम होगी वहाँ पे। तो देखो मैं दूसरा एनालिसिस कर रहा हूँ एट सम टेम्परेचर T इक्वल टू T1 दैट इज अबव 0। ठीक है, तो केस वन फिर से क्या होगा? E ग्रेटर देन EF, केस 1 E ग्रेटर देन EF।
और एनालिसिस हमको पता है कि क्या होना चाहिए इस केस के लिए, E ग्रेटर देन EF मतलब कंडक्शन बैंड के साइड। तो इसमें एफ ऑफ ई की वैल्यू क्या आनी चाहिए? एग्जैक्टली नहीं पूछ रहा हूँ, तो मतलब ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 आनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आप ध्यान से, मैंने टी को आउट ऑफ फोकस हो जाता है सर एफ ई तो प्रोबेबिलिटी है ना, तो वो ग्रेटर देन 0 रखा था, तो ये वैल्यू 1/0। हाँ, तो प्रोबेबिलिटी 0 और 1 के बीच में होगी ना सर। तो ग्रेटर देन 0 से ग्रेटर But less देन than लेस देन 1 होगी। ग्रेटर देन 0 होगी, मतलब कि 1 से ज्यादा नहीं बोल रहे हैं, बिटवीन 0 एंड 1 होगी। ग्रेटर देन 0 में बहुत सारी रेंज है बेटा, 0.001 0.2 इनफाइनाइट रेंज है हमारे पास बिटवीन 0 एंड 1। क्लियर है? ओके सर। तो मेरा पॉइंट ये है कि जब हम टेम्परेचर को 0 रखते हैं, इनफाइनाइट हो रही थी, एक मिनट वेट करते हैं, मैं डिस्कनेक्ट कर रहा हूँ। हाँ, क्लियर है? दिखाई दे रहा है ना अभी? तो t इक्वल टू जब मैंने 0 पुट किया है तो ये वैल्यू इनफिनाइट हो रही थी। अभी मैंने t को 0 नहीं किया, 0 से थोड़ा बढ़ा दिया, थोड़ा सा बढ़ा दिया है। तो मुझे मैथमेटिकली बताओ, अगर 1/0 लिखा, समथिंग ओवर 0 लिखा तो इनफिनाइट होगा, और समथिंग ओवर क्लोज टू 0 लिखा है तो क्या होगा? क्लोज टू 0 मतलब मैं बोलूँ t से t इक्वल टू 0 से ज़्यादा टेम्परेचर लिया है, t इक्वल टू 0 से ज़्यादा, बट थोड़ा ज़्यादा, एकदम से नहीं बढ़ाया टेम्परेचर, थोड़ा ज़्यादा लिया है, क्या होगा? ऐसे पॉइंट सुनो कि कुछ भी समथिंग ओवर 0 इज इनफिनाइट। सबको पता है ये समथिंग ओवर 0 इज इनफिनाइट। सर इनफिनाइट से कम आएगा। हाँ, इनफिनाइट से कम आएगा, बट वो बड़ी वैल्यू होगी। अगर मैं t को थोड़ा सा बढ़ाता हूँ, 0 से थोड़ा ज़्यादा करता हूँ, तो ये स्टिल ये वैल्यू ऐसे देख लो। सपोज मैंने t इक्वल टू लिया है 100 केल्विन, t इक्वल टू 100 केल्विन लिया है, तो k की यूनिट क्या है? k की वैल्यू क्या है? 1.38 इंटू 10 पावर -23, तो -23 ऊपर जाके +23 हो जाएगा, होगा ना? यस सर। यस सर। और उसके बाद चार्ज 10 पावर -19 इसमें मल्टीप्लाई होगा, स्टिल ये 10 पावर 4-5 की रेंज में होगी वैल्यू, एक बहुत बड़ी वैल्यू होगी। तो 1 ओवर अ बिग वैल्यू, 1 ओवर इंफिनिटी इज 0, 1 ओवर अ बिग वैल्यू, एक बड़ी वैल्यू क्या होगी? So between 0 and 1. हाँ, नहीं बिटवीन 0 एंड 1 तो होगी, पर क्लोज टू क्या होगी? क्लोज टू बताओ। Infinity. क्लोज 0 होगी, क्लोज टू 0। क्लोज टू 0 होगी। इसे देखो, ये बहुत क्या कहते हैं, सिंपल एनालिसिस बता रहा हूँ मैं, ऐसे समझो। मैं मैथमेटिकल वैल्यू ही ले लेता हूँ सबसे अच्छा। पहले 1 ओवर 0 ले रहा हूँ मैं, तो 1 ओवर 0 कितना होगा? इनफिनाइट। अब मैं ले रहा हूँ 1 ओवर 10 पावर -10, ये वैल्यू क्या होगी? 10 पावर +10, ये होगी ना? Yes sir. तो मेरा पॉइंट यही है, सॉरी गलत लिख दिया है यहाँ पे, 1 ओवर टोटल वैल्यू पॉजिटिव है, ठीक है। e ग्रेटर देन ये पे पॉजिटिव होगा, ये प्लस की वैल्यू तो 10 ओवर -10, तो ये वैल्यू देखो, ये वैल्यू 10 ओवर -10 फाइनाइट वैल्यू है, नॉन जीरो है, बट किसके पास है? 0 के पास है या 1 के पास है? 0 के पास है ज़्यादा, ठीक है। तो मेरा एनालिसिस ये है कि अगर मैं टेम्परेचर को 0 से कुछ बढ़ाता हूँ, स्विच कर रहा है, अगर मैं टेम्परेचर को 0 से थोड़ा बढ़ाता हूँ तो होगा क्या? टेम्परेचर को 0 से थोड़ा बढ़ाने पे ये वैल्यू स्टिल अ बिग वैल्यू, ये टोटल वैल्यू E माइनस EF ओवर KT इज स्टिल अ बिग वैल्यू, ठीक है। ये इनफिनाइट नहीं होगी, बट इनफिनाइट के आसपास की वैल्यू होगी, इनफिनाइट से थोड़ी कम होगी, स्टिल बड़ी वैल्यू होगी। तो 1 ओवर अ वेरी बिग वैल्यू, 1 प्लस अ बिग वैल्यू, स्टिल बहुत बड़ा होगा। 1 ओवर अ बिग नंबर, तो 1 ओवर अ बिग नंबर स्मॉल नंबर, मतलब क्लोज टू 0, ये 0 के पास होगी,
तो जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे, ठीक है, तो देखो क्या मैं बोलता हूँ, जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो जो एफ ऑफ ई की वैल्यू पहले 0 थी, अब वो क्या होगी, एफ ऑफ ई की वैल्यू ये क्या होगी, हाँ, विल इंक्रीज, ठीक है, एफ ऑफ ई, यहाँ पे मैं एनालिसिस ही लिख रहा हूँ, विल, क्योंकि एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, विल इंक्रीज, ठीक है, विल इंक्रीज, तो यहाँ पे ब्रैकेट में लिख रहा हूँ क्लोज टू 0 होगी। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे ई ग्रेटर देन ई एफ में प्रोबेबिलिटी जो है फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेगी, बट वो क्लोज टू 0 होगी। ऐसे ही केस 2 ई लेस देन ई एफ पे, यहाँ पे देखते हैं फिर से, ई लेस देन ई एफ में ये वैल्यू जो है, ये पहली बात ये नेगेटिव हो जाएगा ई लेस देन ई एफ में। दूसरा, ये वैल्यू क्या कहते हैं, टेम्परेचर हमने थोड़ा सा बढ़ाया हुआ है, तो ये वैल्यू 10⁻⁻23 के रेंज में है, ये 10 पावर ऊपर जाके +23 हुआ, लेकिन नेगेटिव साइन के साथ। तो ये वैल्यू ई पावर माइनस इन्फिनाइट की जगह ई पावर माइनस अ बिग नंबर होगा, तो उसकी वैल्यू क्या होगी, ई पावर माइनस इन्फिनाइट तो 0 होता है, ई पावर माइनस अ बिग नंबर क्या होगा, क्लोज टू 0, पर 0 नहीं होगा। समझ में आ रहा है ये? यस सर। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, मेरे को लग रहा है कि बहुत सारे समझ में आ रहा है, बताओ तुम लोग समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मेरे को लग रहा है यस सर समझ में आ रहा है। यस फिर से बोलता हूँ, टी एक टेम्परेचर है जो कि एब्सोल्यूट 0 के थोड़ा ऊपर लिया हमने, तो क्योंकि के की वैल्यू 1.38 × 10⁻⁻23 है, ये टी में मल्टीप्लाई होगा, स्टिल ये 10⁻⁻20-23 की रेंज में होगा, ऊपर जाके ये +23 हो जाएगा, और ई माइनस ई एफ का डिफरेंस नेगेटिव है, तो ये टोटल नंबर ई पावर माइनस इन्फिनिटी की जगह ई पावर माइनस अ बिग नंबर होगा। ई पावर माइनस अ बिग नंबर, उसको हम ऐसे निकालते हैं, जैसे ई पावर -200 निकाल कर देखो कैलकुलेटर में, वो वैल्यू 0 से थोड़ी सी बड़ी आएगी, 0 नहीं होगी, तो 1+1/1+ समथिंग हो जाएगा 0 की जगह। इसका मतलब डिनोमिनेटर 1 से बड़ा होगा, पर ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, तो जो आंसर आएगा वो 1 की जगह <<1 आएगा। क्लियर है? <1 होगा, बट किसके पास होगा, 0 के या 1 के? सर क्लोज टू 1। क्लोज टू 1 होगा। तो ई लेस देन ई एफ पे जो प्रोबेबिलिटी है, ठीक है, ई लेस देन ई एफ केस 2, ई लेस देन ई एफ पे एफ ऑफ ई विल क्या होगा, डिक्रीज, एफ ऑफ ई क्यों पहले 1 था, अब ये डिक्रीज हो रहा है, और क्लोज टू ये हो जाएगा 1। ये 2 एनालिसिस मेरे को अगर बता दो समझ में आ गए हैं, तो अगला एनालिसिस में बिना बताए तुमको, मतलब बिना कुछ ऐसा एक्सप्लेन किए जो है तुमको समझ में आ जाएगा। आ गए सर। जिसको नहीं आए वो बताओ, आ तो गए होंगे काफ़ी लोगों को, क्योंकि इतना डिफिकल्ट नहीं है, बट स्टिल क्योंकि ये लिखना और समझना जो है तो लोगों के लिए उस पर मोड जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं उसके हिसाब से। कितने लोगों को नहीं क्लियर है बताओ, जल्दी से जल्दी बताओ, टाइम बढ़ते जा रहा है, और डेरिवेशन क्या कहते हैं, मैं तो अभी यहीं पे रोकूंगा इस टॉपिक को, बहुत लंबा डेरिवेशन अभी बाकी है, अभी 5 मिनट थोड़ा सा और लगेंगे टेम्परेचर को बताने में। सबको क्लियर है? मान लो सबको क्लियर है, ठीक है। अगर सबको क्लियर है तो ये प्लॉट बताओ मुझे अब, प्लॉट में, प्लॉट की अगर मैं बात करता हूँ तो ये वाला रीजन है ई ग्रेटर देन ई एफ, जो प्रोबेबिलिटी पहले 0 थी, अब ये 0 से बढ़ेगी, यस सर। और ये प्रोबेबिलिटी 0 से कम होगी, ये क्लियर हो गया? और सॉरी 1 से कम होगी, ये 1 से कम होगी, और ये 0 से, मतलब ये यहाँ पे शिफ्ट होगा और ये वाला यहाँ शिफ्ट होगा। पहला एनालिसिस। दूसरा, ये तो हमने देखी है टेम्परेचर के साथ। दूसरा, ई की वैल्यू भी है, ई की अलग अलग रेंज है ये पूरी, तो देखो यहाँ पे ध्यान से, जब ई माइनस ई एफ का डिफरेंस बड़ा होगा, ठीक है, ई माइनस ई एफ का डिफरेंस मतलब ई एफ से थोड़ा ऊपर और ऊपर जाते जाओ तो डिफरेंस ज़्यादा बढ़ते जाएगा, तो जैसे जैसे ये डिफरेंस बढ़ेगा ये नंबर बड़ा होगा, ये नंबर बड़ा होगा, क्लियर है? ई माइनस ई एफ डिफरेंस अगर बड़ा होगा तो ये नंबर बड़ा होगा, और ये टोटल वैल्यू ज़्यादा बड़ी आएगी,
ये टोटल वैल्यू ज़्यादा बड़ी आएगी तो ये ज़्यादा क्लोज टू जीरो होगा। ये वाला एनालिसिस में इसी में बताता हूँ, ठीक है। अगर ई माइनस ई एफ का डिफरेंस बड़ा है तो पॉजिटिव मतलब ये पॉजिटिवली ई माइनस ई एफ अगर बहुत ज़्यादा डिफरेंस है पॉजिटिव तो ये वैल्यू बहुत बड़ी होगी पॉजिटिव में, और ई माइनस ई एफ का डिफरेंस नेगेटिवली बड़ा है तो ये डिफरेंस नेगेटिव में बहुत ये वैल्यू है नेगेटिवली बहुत बड़ी होगी। ये दो चीज़ें मैं बोल रहा हूँ प्लॉट बनाने के बाद समझो कि अगर मैं इस टेम्परेचर को इंक्रीज करता हूँ तो जो प्रोबेबिलिटी है इस साइड ई ग्रेटर देन ई एफ पे ये धीरे धीरे इंक्रीज होगी, ठीक है। ये धीरे धीरे इंक्रीज होगी और यहाँ वो वैल्यू धीरे धीरे डिक्रीज होगी। थोड़ा सा स्मूथ आना चाहिए इसको ऐसे। अब प्लॉट से ज़्यादा क्लियर समझ में आएगा, मैथमेटिकली जो है बताना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। अब देखो ध्यान से क्या बोल रहा हूँ कि ये जो प्लॉट है इस तरीके से क्यों बन रहा है। यहाँ पे क्लोज टू जीरो मतलब अगर ई बहुत हाई है, ई बहुत हाई है तो ये डिफरेंस बहुत हाई हो जाएगा। अगर ई इन्फिनाइट है, यहाँ ई इन्फिनाइट होगा आगे पैरेलल हो जाएगा तो ई इन्फिनाइट में टी जीरो हो चाहे ना हो ये वैल्यू इन्फिनाइट हो जाएगी। क्लियर है? टी जीरो हो या ना हो ये वैल्यू हमारी इन्फिनाइट हो जाएगी, यानी कि ई पावर बहुत बड़ी वैल्यू इन्फिनाइट तो ये जीरो के पास चला जाएगा प्रोबेबिलिटी की वैल्यू। दिस प्रोबेबिलिटी वैल्यू विल शिफ्ट टू जीरो ये यहाँ पे। अब जैसे जैसे ई माइनस ई एफ का डिफरेंस कम हो रहा है यहाँ पे इन वैल्यूज में, यहाँ पे अगर देखोगे तो ई इक्वल टू ई एफ है, यहाँ ई एफ से जस्ट अबव है। तो अगर ई माइनस ई एफ का डिफरेंस कम है तो ये ई की पावर जो टोटल वैल्यू होगी वो रिलेटिवली स्मॉल होगी। रिलेटिवली स्मॉल होगी तो ये नंबर जो होगा प्रीवियस केस से कम नंबर बनेगा, 1 प्लस इन्फिनाइट या 1 प्लस अ बिग नंबर। तो बिग नंबर में ये क्लोज टू जीरो होगी, बस इंक्रीमेंट होगी। तो इंक्रीमेंट ये मैंने इंक्रीमेंट दिखाया हुआ है, ये इंक्रीमेंटल ऑर्डर है। ये प्रोबेबिलिटी धीरे धीरे बढ़ रही है जैसे जैसे मैं ई कम कर रहा हूँ, जैसे जैसे मैं ई डिक्रीज कर रहा हूँ वैसे वैसे प्रोबेबिलिटी क्या कहते हैं क्लोज टू जो है 1 हो रही है, यानी 1 के साइड जा रही है। जैसे ही ई एफ पे आ गए एट ई एफ तो ई इक्वल टू ई एफ पे ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये डिफरेंस 0 1/2। हाँ तो 1/2 ई ये डिफरेंस 0 ई पावर 0 1 1/1 + 1 1/2 हाफ। तो जैसे जैसे ई हम बढ़ाते हैं और जैसे जैसे हम ई डिक्रीज करते हैं तो प्रोबेबिलिटी बढ़ेगी इस साइड ई ग्रेटर देन ई एफ पे। और यहाँ पे क्या होगा जैसे जैसे हम ई इंक्रीज करते हैं, जैसे जैसे हम ई इंक्रीज करते हैं ई लेस देन ई एफ पे तो प्रोबेबिलिटी डिक्रीज होगी। ये प्लॉट कितने लोगों को समझ में आया? ये सेकंड वाला टेम्परेचर हाइक किया मैंने और ई का वेरिएशन दिया है। सर जो डिक्रीज हो रही है उसको एक बार बता दीजिए। हाँ इंक्रीज वाला क्लियर है? सर इंक्रीज वाला क्लियर है। ठीक है डिक्रीज वाला देखते हैं। डिक्रीज वाला देखो कि अगर ई लेस देन ई इंक्रीज और डिक्रीज में बस एक ही चीज़ है, ये वाली बात कर रहे हो ना इस रीजन की, ई लेस देन ई एफ की बात कर रहे हैं। डिक्रीज का मतलब ई लेस देन ई एफ वाले रीजन की बात कर रहे हो, ये बताना है। यस सर ये हाँ ई लेस देन ई एफ का मतलब साइन बस है, ठीक है। तो ये ध्यान रखो इस पूरे रीजन में साइन पॉजिटिव होगा, इस पूरे रीजन में साइन नेगेटिव होगा। तो साइन से ही पूरा एनालिसिस चेंज होने वाला है। इस रीजन में साइन नेगेटिव है, ठीक है। अगर मैं इस पॉइंट की बात करता हूँ ई इक्वल टू 0 पे, ई इक्वल टू 0 पे तो ये क्या हो जाएगी वैल्यू, ये डिफरेंस जो है ई माइनस ई एफ, ई 0 है तो कम्प्लीटली नेगेटिव एक वैल्यू। और अगर मैं एट ई एफ स्विच करके ऊपर ई एफ के पास आता हूँ तो ये कंप्लीट वैल्यू जो है ये डिफरेंस जैसे जैसे ई में बढ़ाता हूँ ये डिफरेंस कम होने लगेगा। समझो ई की वैल्यू इनिशियली 0 है तो कम्प्लीटली ई एफ फैक्टर से मल्टीप्लाई होगा, जो भी ये वैल्यू ऊपर आने वाली है ये कम्प्लीटली ई एफ से मल्टीप्लाई होगा। जैसे जैसे मैं ई इंक्रीज करूँगा तो ये डिफरेंस नेगेटिव तो होगा बट रिलेटिवली पहले वाली वैल्यू से कम होने लगेगा। ई माइनस ई एफ डिफरेंस अब कम होगा मैग्नीट्यूड वाइज, साइन वाइज नहीं। नेगेटिव तो ये है ही बट मैग्नीट्यूड वाइज अभी कम हो रहा है। जितना मैग्नीट्यूड वाइज कम होगा उतनी वैल्यू 0 से शिफ्ट होगी, 0 से ये ज़्यादा बढ़ते जाएगी क्योंकि ई पावर माइनस इन्फिनिट 0 होगा, ई पावर माइनस अ बिग नंबर ये क्लोज टू 0 होगा, ई पावर माइनस रिलेटिवली उससे छोटा नंबर वो और जो है क्लोज टू क्या कहते हैं 1 होने लगेगा 0 की जगह।
तो ये जो प्रोबेबिलिटी है e पावर माइनस इन्फिनाइट अब 0 नहीं आ रहा, ठीक है, एक फाइनाइट वैल्यू आ रही है। तो फाइनाइट वैल्यू आने से जैसे जैसे ये फाइनाइट वैल्यू बढ़ने लगेगी, जैसे जैसे ये फाइनाइट वैल्यू बढ़ने लगेगी, वैसे वैसे 1 प्लस समथिंग वाला फैक्टर बढ़ेगा और टोटल वैल्यू 1 ओवर 1 प्लस समथिंग ये टोटल डिक्रीज होने लगेगा। तो ये एनालिसिस जो है यहाँ पे मैंने बनाया हुआ है कि जैसे जैसे हम e को बढ़ाते हैं वैसे वैसे डिनोमिनेटर की वैल्यू बढ़ रही है, और डिनोमिनेटर बढ़ने से ये प्रोबेबिलिटी की वैल्यू कम होने लगती है। ओके सर। मेरे को लग रहा है कि कंसेप्ट जो है क्लियर नहीं है बहुत सारे लोगों को, या तो एक्सप्लेनेशन क्या कहते हैं, जो एग्जैक्ट एक्सप्लेनेशन है वो ठीक से नहीं हुआ है, जो भी रीजन है मैथमेटिकल जो है गैप है, मैथमेटिक्स का गैप है, तो एक्सपोनेंट फंक्शन के प्रॉपर्टीज का गैप है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, दो ही चीज़ें हम लोगों को देखनी है, एक रीजन ई ग्रेटर देन ई एफ, दूसरा रीजन ई लेस देन ई एफ। इस कंप्लीट रीजन में डिनोमिनेटर का साइन नेगेटिव होगा, इस कंप्लीट रीजन में डिनोमिनेटर का साइन पॉजिटिव होगा। तो समझो एक्सपोनेंट में वैल्यू बड़ी हो या छोटी हो, साइन मैटर करता है। अगर साइन पॉजिटिव है तो वो इन्फिनाइट होगा, साइन नेगेटिव है तो वो 0 होगा। ई पावर माइनस इन्फिनाइट 0, ई पावर प्लस इन्फिनाइट इन्फिनाइट, ठीक है। तो हम अगर जो डिफरेंस है उसको कम करेंगे, साइन हमने फिक्स कर दिया है, ये हमारा साइन नेगेटिव वाला है, अगर यहाँ पे मैं डिफरेंस कम करूंगा तो ये वैल्यू धीरे धीरे डिक्रीज करेगी, ये डिक्रीज कर रही है, और सॉरी नेगेटिव में अगर मैं डिफरेंस कम करूंगा तो इंक्रीज करेगी, ठीक है। तो ये वैल्यू जो है इंक्रीमेंटल ऑर्डर में है। और अगर पॉजिटिव डिफरेंस है और ई पावर पॉजिटिव को हम अगर डिक्रीज करते हैं तो ये वैल्यू जो है डाउनवर्ड शिफ्ट होगी प्रोबेबिलिटी की। यहाँ पे आई थिंक जो है थोड़ा सा तुम लोगों को टाइम देना जरूरी है, एक बार खुद से, ठीक है। जो मैंने ये एनालिसिस किया है, एक t इक्वल टू 0 के लिए ये तो सबको क्लियर था, एक ये t इक्वल टू T1 जो कि 0 डिग्री केल्विन के ऊपर है, इसका एनालिसिस एक बार जो है तुम लोग करके देखो अपने आप से। जो मैंने वैल्यू बताई है कुछ लोगों को क्लियर हो चुका है, बट आई थिंक बहुत सारे लोगों को क्लियर नहीं है। तो ये प्लॉट समझना जरूरी है, ठीक है। अगर समझ में नहीं आता है तो कल जो है किसी और तरीके से ट्राई करते हैं समझाना। कितने लोगों को क्लियर नहीं एग्जैक्टली बताओ मुझे, या तो टाइप करके बताओ अगर बोलना नहीं आता, थोड़ा सा मुझे डेटा पता लगे कि समझ में आया कि नहीं। प्लॉट इतना डिफिकल्ट नहीं है, मैथ और प्लॉट तो चीज़ें थोड़ा सा क्लियर है। बाकी लोग भी लिखो, जो भी हैं, जितने भी लोग हैं सब अपना अपना रिस्पॉन्स लिखो, समझ आया है कि नहीं। प्लॉट स्पेसिफिक बात कर रहा हूँ मैं, सेकंड क्लियर नहीं है। और बाकी लोग और बताओ, क्लियर है, क्लियर नहीं है? हाँ, और बाकी लोग भी लिखो क्लियर नहीं है। यस और नो में पता नहीं लग रहा कि क्लियर है या क्लियर नहीं। यस मतलब क्लियर है, नो मतलब क्लियर नहीं, ठीक है। क्लियर नहीं और ठीक है, मिक्स्ड रिस्पॉन्स हैं, ज़्यादा लोग क्लियर नहीं वाले हैं, कुछ लोग क्लियर नहीं है, एग्जैक्ट नहीं। हाँ ठीक है, मुझे समझ में आ रहा है कि एग्जैक्ट नहीं क्लियर है कुछ लोग, ठीक है। अब सुनो, थोड़ा सा बताने का एक्सप्लेनेशन का तरीका भी मुझे लग रहा है थोड़ा सा ठीक नहीं है, इसमें कंफ्यूजन ज़्यादा हो रहा है ना ई पावर वैसे डिफरेंस लेने में। मैं तुम लोगों का एनालिसिस बोल रहा हूँ, जिन लोगों को समझ में नहीं आया ध्यान से जो सुनो क्या करना है। टी की वैल्यू 100 डिग्री केल्विन लो, ठीक है, मैथमेटिकल वैल्यू रखो तो ज़्यादा समझ में आएगा। टी की वैल्यू 100 डिग्री केल्विन लो और ई माइनस ई एफ का डिफरेंस, ई एफ को फिक्स कर लो 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। वैल्यू मैं तुमको बता रहा हूँ, ध्यान से सुनो, यहाँ मैं नीचे लिख देता हूँ। ई एफ को तुम लो 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, ये सिर्फ डिफरेंस की बात कर रहा हूँ मैं। और टी की वैल्यू 100 डिग्री केल्विन, के की वैल्यू 1.38 × 10⁻⁻23। अब तुम क्या करो, ई को 0 से 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक वेरी करना, तो ये वैल्यू क्या होगी, कि किस रेंज में आएगी, ई लेस देन ई एफ पे। और एक बार ई को वेरी करना 5 to 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये किस रेंज में जाएगा, ई ग्रेटर देन ई एफ पे। ये डेटा समझो मैंने क्या बोला तुमको। ई एफ को हमने मान लिया 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, टी को मैंने मान लिया 100 डिग्री केल्विन है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू हमको पता है
ठीक है। इन सारी वैल्यूज को जो है पुट करना। अब तुमको सिर्फ ई की वैल्यू चाहिए, तो ई का वेरिएशन मैंने ईएफ के रिस्पेक्ट में किया 0 से 5 और 5 से 10 सिमेट्रिक, ठीक है। तो 0 से 5 मतलब लेस देन ईएफ और 5 से 10 मतलब ग्रेटर देन ईएफ। ये वैल्यूज रखो। ई की वैल्यू 0 से लेके 5 तक 1 यूनिट के डिफरेंस में 0 1 2 3 4 5 5 6 7 8 9 10, ठीक है। इन सारी वैल्यूज पे एफ ऑफ ई कैलकुलेट करना। इन सारे पॉइंट पे ई के हर एक पॉइंट पे, हर एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट के डिफरेंस में, हर एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट के डिफरेंस में एफ ऑफ ई कैलकुलेट। पॉइंट्स मिलेंगे इस रेंजेस में, यहाँ पे 5 पॉइंट मिलेंगे और यहाँ पे 5 पॉइंट मिलेंगे। उन पांचों पॉइंट को डॉट से जो है, क्योंकि तुमको ये एफ ऑफ ई का प्लॉट हॉरिजॉन्टल पता है, यहाँ पे आएगा, तो इसको जो भी तुम्हारी वैल्यू आ रही है उसको एक डॉट बना के रखो और सारे पॉइंट्स को फ्री हैंड से कनेक्ट करना। क्लियर है? सारे पॉइंट्स को फ्री हैंड से कनेक्ट करना। ये एनालिसिस करने बोल रहा हूँ। ये एनालिसिस कितने लोगों को समझ में आया करने का कि क्या बोला है? जितने लोगों को कंसेप्ट क्लियर नहीं है, तुम लोगों को ये एक्चुअली वेरिएशन क्या है कि मैं थ्योरेटिकली एक्सप्लेन करूंगा ना, तो थ्योरेटिकली थोड़ा सा तुमको साउंड होना चाहिए मैथ्स में। ई पावर प्लस इन्फिनाइट की वैल्यू क्या होगी, ई पावर प्लस बट लेस देन इन्फिनाइट की वैल्यू क्या होगी, ई पावर प्लस बस लेस देन इन्फिनाइट की वैल्यू क्या होगी। मतलब वो रेंज की बात कर रहा हूँ मैं। थोड़ा सा मैथमेटिकली तुमको साउंड होना जरूरी है, क्योंकि तुमने ई पर एक्सपोनेंट के साथ ज़्यादा जो है ट्रायल नहीं किए हैं, तो वो जो बोल रहा हूँ मैं वो तुम सीधे सीधे ग्रेस्प नहीं कर पा रहे हो। तो मैं तुमको एग्जैक्ट वैल्यू तुमको मैंने बता दी है ई एफ की, ई की रेंज लेस देन पे और ग्रेटर देन पे। तुम एफ ऑफ ई फाइंड करो, इतना काम बस करके रखो। एफ ऑफ ई फाइंड करके भले प्लॉट ना बने, कम से कम इतना कैलकुलेट करके रखना कल वाली क्लास में। समझ में आया? कैलकुलेटर की जरूरत पड़ेगी, ध्यान रखना, मन से नहीं कर लोगे। ये एनालिसिस करना, और जिन लोगों को ये पॉइंट निकल जाए वो स्मूथ हैंड से, फ्री हैंड से इसको कनेक्ट करने की कोशिश करना। तो मुझे प्लॉट का शेप बताना कैसा आ रहा है। तुम अगर सही एनालिसिस करोगे तुम्हारे प्लॉट का शेप यूं आएगा, ठीक है। क्लियर है? ये जो मैंने क्या कहते हैं तुम लोगों को एक एनालिसिस करने के लिए बोला है, ये क्लियर है? ये तो क्लियर है ना, भले ये प्लॉट क्लियर ना हो, ये कैसे आ रहा है? Yes, sir. ये क्लियर है? हाँ, इतना काम करके लेके आओ, ठीक है, कल वाली क्लास में। तो इससे होगा ये कि एक्सपोनेंट का बिहेवियर तुम लोगों को थोड़ा सा समझ में आएगा। फिर मैं जो बोलूँगा वो जल्दी जल्दी तुम लोगों के दिमाग में घुसेगा कि क्या बोल रहा था मैं। और बहुत सारे लोगों को आ गया है जो, ठीक है, जिनको आ गया है, क्योंकि आई थिंक अराउंड 30-40% स्टूडेंट जिनको समझ में आ गया है, उनके लिए टास्क है इसको प्लॉट करना है t इक्वल टू T2 पे, जो कि T1 से भी बड़ा है। समझ में आया? तुम लोगों को प्लॉट बनाना है t इक्वल टू T2 समथिंग T2 विच इज ग्रेटर देन T1। ये T1 वाला प्लॉट है, तुम लोगों को बनाना है T2 के लिए। और ध्यान रखो, कोई भी नोट्स का यूज, मतलब कोई भी रेफरेंस मटेरियल को देखना मत, अपने मन से बनाना। मतलब आज वाली क्लास में कम से कम मत, नहीं बनेगा छोड़ देना, ठीक है। बट ऑनलाइन देख के या बुक में देख के या नोट्स में देख के प्लॉट बना के मेरे को मत दिखाना, ठीक है। मैं देखना चाहता हूँ खुद से कितने लोग रिस्पॉन्स सही कर पा रहे हैं। नहीं भी होगा, गलत होगा तो चलेगा, कल वाली क्लास में हम लोग देखेंगे। क्लियर है? एंड करते हैं मीटिंग, लंच टाइम, कल देखते हैं फिर। ओके ओके सर।